कोई हमारे बीच में ऐसा तो नहीं जिसने अभी तक मेरा कोई सेमिनार या वेबिनार नहीं सुना हो? कोई ऐसा है क्या हमारे बीच में? चलो। वेबिनार तो सुना था लेकिन कंप्लीट नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स का ही उस दिन जब मैंने ज्वाइन करा था तो अच्छा, लास्ट का था, लेकिन इट वाज इम्प्रेसिव, मुझे 10 मिनट्स में काफी अच्छा लगा एंड आई जॉइन द लेसन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वहां पर यही था कि मैंने कार्ड को देखने का तरीका बताया था कि कार्ड को देखा कैसे जाता है। बस मेरा इंटरेक्शन ये था कि एटलीस्ट आपको कार्ड के बारे में नॉलेज हो। चलो आपसे मैं पूछता हूँ। अब ये पिक्चर आपके सामने है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए प्लीज अपना। पूर्णिमा। पूर्णिमा। पूर्णिमा जी, एक पिक्चर आपके सामने है, ठीक है? एक ये डेक है, कार्ड है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट, कैसे देखते हो आप इस कार्ड को? क्या है इस कार्ड के अंदर? मुझे एक्चुअली टैरो के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, मैंने उस दिन इसको, कुछ ये नहीं, मैं पोर्शन छूट गया था मेरा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक अच्छा, मैं नॉर्मली नजरिया बता वैसे रहा हूँ। कैसे अगर देख करके नॉर्म एक, ओके, हाँ, ये एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि एक घुड़सवार है ठीक है। जो बहुत जल्दी में कहीं जा रहा है, और शायद बहुत तेज हवा चल रही है क्योंकि पेड़ पीछे से लग रहे हैं कि बहुत विंड है। हम्म, ठीक है। बस हाँ, इसे किसी कोई जल्दी है, इसे जल्दी में जा रहा है। चलो ठीक है भाई, इतना ही सुनना था मेरे। ठीक है, ओके। तो एक कार्ड, हाँ हाँ, बस यही होता है कार्ड में, और क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखना होता है कार्ड को। और कार्ड के और ओके। क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ कार्ड को ऐसे ही देखना है। पहली बात तो जो कार्ड का एनवायरमेंट है वो देखो पहले। सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट पीछे क्या है? बादल क्या है? एजिस वाले बादल नजर आ रहे हैं ना आपको? ये बादल क्या आपको हम्म। स्मूथ स्मूथ लग रहा है क्या एनवायरमेंट पीछे? नहीं, तूफान टाइप लग रहा तूफान है टाइप कि, लग रहा है, बस बस। हाँ। तो इसी तरह का तूफान जो क्वेश्चन पूछने आया, अगर ये टैरो कार्ड रीडिंग में ये वाला कार्ड निकल कर आता है, तो सेम एनवायरमेंट उस सामने वाले इंसान के जीवन में चल रहा है। ओके। तो कार्ड को सबसे पहले एनवायरमेंट देखा जाता है, उसके बाद फिर उसके अंदर पिक्चर्स हैं क्या हैं वो सब देखी जाती है। ठीक है, अभी करेंगे कार्ड को। ठीक है। पहले क्या हिस्ट्री क्या है टैरो की, कहां से आया टैरो, यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या है। द मोस्ट कॉमन थ्योरीज go to ancient Egypt and Thao, counselor of Osiris. Some believes that a form of tarot goes back to ancient China. तो लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं भाई चाइना से आए हैं, कोई बोलते हैं कि भाई इजिप्ट से आए हैं, है ना? तो बहुत सारी थ्योरीज है इसके पीछे। कॉमन मिथ, लेकिन एक कॉमन मिथ है, ये भी एक बाद में पता लगा है कि भाई आए कहाँ से हैं, लेकिन कॉमन मिथ है। कॉमन मिथ इज दैट टैरो वाज बॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज। तो ये माना जाता है कि जिप्सीज जो थे बड़े घुमक्कड़ टाइप लोग हुआ करते थे, बड़ा घूमने के शौकीन हुआ करते थे, तो वो यूरोप में लेकर आए थे इन कार्ड्स को। ये एक कॉमन मिथ है। द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से दैट द कार्ड appeared in Europe about the 14th century। लेकिन ये तो ऊपर तो मिथ है, पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन एक फर्स्ट हिस्टोरिकल जो रेफरेंस मिलता है इन कार्ड के वजूद का, तो वो यूरोप में मिलता है, और वो भी 14th सेंचुरी के अंदर, एज ए गेम नोन एज तिरोची। तो यूरोप में एक गेम खेला जाता है, तिरोची नाम का गेम है। अब पता नहीं अब है नहीं, लेकिन उस टाइम में एक गेम था। तो जो हम कार्ड यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम ये कार्ड और सिंबल, इसी तरह के सिंबल उनके किसी गेम में पाए गए हैं। जैसे कि अब हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं यहाँ पर, तो उस प्लेइंग कार्ड में भी क्या है, एक पिक्चर बनी हुई है, कार्ड का नंबर होता है, वहां पर 52 कार्ड्स होते हैं हमारे। तो इसी तरह का उनका कोई गेम था जिसका नाम था तिरोची। उसमें सारे सारे कार्ड्स मिलते हैं, उनके गेम के रूप में मिलते हैं। तो वहां से एक क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है कि 14th सेंचुरी में ये कार्ड पाए गए हैं। All ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on some symbolism and archetypes। तो आपको पता ही है, हर सिविलाइज्ड मतलब हर कल्चर के अंदर आप देखिएगा एक फ्यूचर जानने की एक प्रथा है, और उनके अपने अपने सिस्टम है कि किस तरह से वो फ्यूचर को जाने की, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सब हर सिस्टम, हर एरा के अंदर, हर कल्चर के अंदर लोगों के अपने अपने सिस्टम रहे हैं। आप कलयुग में आप देख लो, हमारे पास कितने सारे सिस्टम है। आप ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है। तो इसी तरह से प्राचीन में
हर सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ सिंबल्स या आर्केटाइप्स, कुछ पिक्चर्स रही हैं जिसके माध्यम से वो फ्यूचर में क्या हो सकता है झांक सकते थे। तो सबके अपने अपने सिस्टम रहे हैं। ठीक है, तो ये 14 सेंचुरी में ये कार्ड पाए गए हैं और ये यूरोप से आए हैं कार्ड। तो ये हिस्टोरिकल बिल्कुल इनके प्रमाण मिलते हैं कि हम कह सकते हैं कि इसके जो इजाद हुआ है टैरो का, ये यूरोप से हुआ। अब आगे मीनिंग ऑफ टैरो। अब टैरो का मीनिंग क्या हो सकता है? अब टैरो का अगर कोई मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो कोई अपना अपने आप में कोई मीनिंग ही है। जैसे कि आप समझ, आपको शायद पता नहीं होगा, जो हम आवर्स यूज करते हैं, हम पूछते हैं ना भाई किस टाइम कितना हुआ, तो आप बोलते हैं 450 आवर्स हो गया। तो जो आवर्स वर्ड है ये कोई अपने अपने वर्ड नहीं है। हमारा हिंदू संस्कृति में एक वर्ड होता है होरा। जिस तरह से हम बोलते हैं कि दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। तो ये जो 24 घंटे हैं ये घंटे नहीं है, ये आवर्स नहीं थे, ये होरा है। अगर हिंदू आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 24 होरा होती है। होरा, होरा का मतलब है 1 घंटा। अब हमारे यहाँ सिस्टम है कि क्यों संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है। ये आज जब आप होरा पढ़ लेते हैं तब आपको पता लगता है कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है। हमारे यहाँ दिन में, जैसे आपको पता है कि 7 प्लेनेट है हमारे पास, और 2 प्लेनेट है इनविजिबल, राहु एंड केतु। बाकी आपको पता है संडे से लेकर और सैटरडे तक ये जो डेज के नाम है, इन्हीं हिसाब से इन्हीं के हमारे पास प्लेनेट है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 प्लेनेट है, 7 वार है हमारे पास। इसी तरह से हम जो होरा की, जिस होरा की मैं बात कर रहा हूं, दिन के अंदर हर प्लेनेट की 1 घंटे की होरा आती है। तो दिन के अंदर 24 घंटे हैं और 7 प्लेनेट हैं, तो लगभग लगभग एक प्लेनेट की 3 बार दिन के अंदर होरा आती है। अब निकालना सिखा दूंगा कभी, क्योंकि बताऊंगा आपको एंड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना किस वक्त में आपकी प्रेडिक्शन अच्छी जाएगी, तो होरा से पता लगता है। तो होरा भी निकालने सिखा देंगे। तो इस तरह से जो है आवर्स, होरा को अंग्रेजों ने बदल के आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, नाम बदल गया उसका। तो इसी तरह से टैरो का कोई अपना वजूद नहीं है। अब आज तक कोई समझ नहीं पाया कि टैरो को बेसिकली इसके पीछे किसका नाम बदल के उन्होंने रखा है। अब हर संस्कृति ये कहती है कि हमारा नाम इन्होंने लिया। जैसे हिब्रू सिस्टम है, हिब्रू सिस्टम के अंदर टोरो एक वर्ड आता है हिब्रू सिस्टम में, उसका मतलब है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो वो कहते हैं, हिब्रू सिस्टम वाले कहते हैं जी टैरो हमारे नाम को बदल के रखा है इन्होंने। फिर तो एक इजिप्शियन गॉड है, इजिप्शियन गॉड है, उनका नाम, गॉड का नाम है थाओ। तो वो कहते हैं जी हमारा गॉड का नाम रखा हुआ है। तारश इजिप्शियन में के मतलब है, इजिप्शियन में एक नाम आता है तारश, उसका मतलब है द रॉयल वे। तो हो सकता है उसका नाम बिगाड़ के रखा हो। फिर है तारो, जिप्सीज में एक नाम आता है तारो, उसका मतलब है रॉयल पाथ। फिर तोरा, ठीक है, तो स्केर्ड ज्योमेट्री यही। फिर है टॉरस, जिसने ज्योतिष पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आप जोडिक साइन जानते हैं, जो ऋषभ राशि होती है, या टॉरस साइन, तो टॉरस का टैरो हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग कहते हैं जी हमारा नाम रखा हुआ है। तो टैरो का कोई अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लेकिन इतना है कि किसी ना किसी प्राचीन सिविलाइजेशन के नाम को बदलकर इन्होंने टैरो किया है। कोई टैरो का कोई अपने आप में कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई नाम नहीं। दूसरा था एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। ये थोड़ा सा मैं आपको उसमें बता चुका था, लेकिन थोड़ा दोबारा बता रहे हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज देखिए ये है, इसमें मैं तो काफी सारी साइंसेस जानता हूँ, भगवान की ऐसी कृपा है कि लगभग लगभग हर साइंसेस को मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ और पढ़ा सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा टैरो मेरे मेरे बहुत दिल के करीब है। इसका रीजन एक ये है कि हर सिस्टम का एक लिमिटेशन है, हर सिस्टम की। चाहे आप न्यूमरोलॉजी करेंगे, टैरो वास्तु करें, ज्योतिष करें, न्यूमरोलॉजी करें, हर क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मुश्किल है। वहां पर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए जा सकते, और दिए जा सकते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी आपको। लेकिन टैरो एक ऐसा टूल है आपके पास कि जिससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। अब जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता अपनी, या टाइम नहीं पता, तो क्या होगा? नहीं कर सकते। अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि न्यूमरोलॉजी से आप अपने आप को जान सकते हो। किसी को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता अपनी, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए टैरो में आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो तब भी आप कोई अपना फ्यूचर जान सकता है। तो कितनी बड़ी बात है ये, और इतनी सालों से चला आ रहा है, और ये एनर्जाइज कार्ड है, तो कुछ तो दम होगा, तभी तो इतने सारे चले आ रहे हैं। और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस काम करती है, वो भी आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो सबसे पहले तो बड़ा अच्छा टूल है कि आप इसको पढ़कर एक ऐसा टूल आपके हाथ में आ जाएगा जिससे कि आप मैक्सिमम चीजों के आंसर दे सकते हो। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी,
नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा 14 दिन बाद आप बिल्कुल जाते ही निकलते ही आप तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी 14 दिन के बाद। दूसरा, जिस किसी ने अगर इसको अपना अर्निंग सोर्स बनाना है, तो उसके लिए भी दी बेस्ट है ये साइंस। क्योंकि अगर 15 दिन का कोई कोर्स कर और सिर्फ 15-20 दिन और महीना आप सिर्फ मेहनत कर लें, और कोर्स की फीस भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई इतनी बड़ी ज्यादा फीस है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद अगर 20-30-40 हजार रुपए कमाना चाहें इस साइंस से, सिर्फ टैरो तो इजीली कमा सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कमाने। क्योंकि मेरा मेरा मानना है कि आप मेरे से जुड़े हैं, तो चाहे प्रोफेशनली मुझे आपकी मदद करनी पड़े कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट कैसे खोलना है, यूट्यूब पे कैसे प्रमोट करना है अपने आप को, या कैसे शुरुआत करनी है, तो वो भी मैं सब गाइड करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है, दूसरा एडवांटेज है कि आप प्रोफेशनली इससे पैसा आराम से कमा सकते हो। और कितनी मजे की बात है कि दुनिया की हेल्प कर रहे हो और पैसा भी आ रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो लोग विशेष भी देते हैं हमें, और उनका काम भी हो रहा है, हमें पैसे भी मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। फिर दूसरा है करेक्टर एनालिसिस। तो इसके और एडवांटेज है कि किसी भी इंसान का करेक्टर का मतलब उसका गुड और बैड करेक्टर से मतलब नहीं है, उसका बिहेवियर, उसके बारे में जानना इजीली आप जान सकते हो बिना उसकी डेट ऑफ बर्थ के, बिना उसको जाने। ठीक है, किसी भी इंसान के बारे में आप उसके करेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके, वो झांक झांक सकते हो उसके फ्यूचर में। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी फंसी होती है, कई बार कुंडली भी नहीं दिखाती कि भाई आप अभी क्या सिचुएशन चल रही है और उससे कैसे निकला जाए। तो टैरो एक ऐसा टूल है हमारे पास, वो कई बार इतने अच्छे आंसर देता है, वहां पर आंसर भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों होते हैं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं जो इमीडिएट डिलेमास है, मतलब अभी किसी सिचुएशन में आपको उससे कैसे निकला जाए, तो यहाँ से कई बार बड़े अच्छे क्लू मिल जाते हैं। फिर हेल्पिंग इन मेडिटेशन, ये आपको बता दिया मैंने कि मेडिटेशन में सबसे बढ़िया हेल्प करते हैं टैरो कार्ड, सबसे बढ़िया। कोई कहता है ना मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, मैं कहता हूँ टैरो कार्ड से अच्छी मेडिटेशन नहीं हो सकती, कैसे होगी वो आपको सिखाया जाएगा। फिर डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट टूल है इंट्यूटिव पावर डेवलप करने का। देखिए, कोई भी साइंस आप पढ़ें, ज्योतिष पढ़ो, वास्तु पढ़ो, टैरो पढ़ो, न्यूमरोलॉजी पढ़ें, एट द लास्ट जो आपकी प्रेडिक्शन होती है वो कंटेंट से नहीं होती, कंटेंट की हेल्प ली जाती है, प्रेडिक्शन होती है आपकी इंट्यूटिव पावर से। क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन होती है ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। फिर जब कैलकुलेशन लग जाती है, उसके बाद आपकी इंट्यूटिव पावर कहती है कि भाई अब क्या हो सकता है। और ये तो प्योर साइंस है, मतलब ये जो टैरो है या कोई भी हीलिंग पार्ट होता है, ये प्योर प्योर साइकिक रीडिंग है। अगर आप इसको टैरो को यूज करते हैं तो आपकी इंट्यूटिव पावर अपने आप डेवलप हो जाती है, और इंट्यूटिव पावर एक बार आपकी डेवलप हो गई तो इससे आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपका क्लियरिटी ऑफ माइंड आपके पास आता है, और आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है। तो एक टैरो टैरो करने से मतलब आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो सकता है, दुनिया का तो बाद में होगा, आपका जरूर होने वाला है, डेफिनेटली। अब हम अपने जो इस कोर्स में करने वाले हैं वो है राइडर वेट कार्ड। बहुत तरह से आने आने शुरू हो गए हैं अब, ठीक है, लेकिन सबसे जो प्राचीन है, सबसे तो ऑथेंटिक है, या सबसे कह सकते हैं हम, जो एनर्जाइज कार्ड मुझे लगते हैं, मैं तो ऑस्ट्रोजन भी पढ़ाता हूँ, एंजल भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे मैं डेक पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें से भी राइडर मेरे बड़े फेवरेट है। तो राइडर वेट डेक इज ए इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो वैसे तो इस पे काम करना, इनको सीखना और सिखाना बहुत आसान है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑर्थर एडवर्ड वेट, 1857 टू 1942 तक ये बंदा रहा है, एंड पैमिला कॉलमन स्मिथ। तो ये रेडर वेट टैरो डेक आए कहां से, किसने डिजाइन किए, वो ये बता रहे हैं आपको। इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स, तो ये दो लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स से ये कार्ड डिजाइन किए गए हैं। पहले का नाम था ऑथर एडवर्ड वेट, जिनके नाम से कार्ड आज तक चल रहे हैं, एडवर्ड वेट। एंड दूसरी थी पैमिला कॉलमन स्मिथ। अब ये थे कौन दोनों? एडवर्ड वेट was a brilliant occultist with a deep understanding of tarot and mystical symbolism। तो जो अपने राइडर वेट थे, एडवर्ड वेट थे, ये बहुत बड़े रहस्य विद्याएं होती हैं जिनको बोलता है ऑकल्ट साइंसेस। जो रहस्य विद्याएं हैं, जैसे आप ये टैरो पढ़ रहे हो, ज्योतिष पढ़ रहे हो, इनको रहस्य विद्या बोला गया, इनको ऑकल्ट साइंस बोला गया। तो ये इसके बहुत अच्छे जानकार थे, और इनको बड़ी अच्छी नॉलेज थी मिस्टिकल सिंबल्स की। ये प्राचीन प्राचीन जितने भी बहुत सारे हमारे एरा हुए हैं, वो सारे कल्चर डेवलप हुए हैं बहुत टाइम से, तो हर कल्चर के अपने अपने कुछ सिंबल्स थे, तो इनको सिंबल्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और इनको अपनी इन सब साइड और कल्ट के मास्टर थे। पैमिला कॉलमन स्मिथ कौन थी? स्मिथ वॉज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। जो कॉलमन स्मिथ थी, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। जो कुछ लोग होते हैं ना कि आप डिस्कशन दे दो, वो एज इट इज उतार देते हैं, जैसा आपकी सोच है उसको उतार देते हैं। जैसे कोई क्राइम सीन होता है, किसने मर्डर किया, किसने कुछ किया, तो
सस्पिशियस को पकड़ने के लिए एक आर्टिस्ट होता है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बताते हो उसके बाल ऐसे थे, चेहरा ऐसा था, तो एज इट इज वो उतार देते हैं। इसी तरह से जो स्मिथ थी वो बहुत अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। तो राइटर जो एडवर्ड वेट थे, उन्होंने कोई कार्ड लिए और उन्होंने ड्रा कराना शुरू किया। उनके दिमाग में जो आता गया जिस कार्ड में वो बोलते गए इमेजिनेशन से अपनी, और ये स्मिथ जो थी उनके आइडियाज को उन्होंने पेपर पर कैनवस पर उतार दिए। तो ये किसी टाइम में स्मिथ के द्वारा हाथ से पेंट किए गए थे। जितने भी कार्ड हैं आप देखेंगे आगे, तो ये हाथ से बनाए गए थे किसी टाइम में। अब तो खैर प्रिंटिंग आ रही है इनकी। Both were member of the very famous Order of Golden Dawn, a powerful occult organization. अब ये दोनों कहाँ मिले? ये दोनों एक गोल्डन डॉन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब नहीं है यूरोप में, वहां के मेंबर थे दोनों। तो वहां पर ये दोनों मिले और इन दोनों ने मिलकर इन कार्ड को डिजाइन किया। That tarot is a deck of 78 cards containing symbols from many ancient culture. तो जो हम टैरो राइडर विद टैरो डेक जो करने वाले हैं, इसमें टोटल कार्ड्स है 78, जिसमें बहुत प्राचीन कल्चर के या एंशिएंट टाइम के कुछ सिंबल्स डले हुए हैं। These 78 cards are divided into 22 major arcana cards and 56 minor arcana cards. जो टोटल 78 कार्ड्स हैं, इन टोटल 78 कार्ड्स में से 22 कार्ड्स को हमने बोला है मेजर कार्ड, उनको बोलते हैं मेजर। एक सेट बना लिया 22 कार्ड्स का, उनको बोला मेजर कार्ड। और एक सेट बनाया 56 कार्ड का, उनको बोला माइनर कार्ड। और अर्कना का मतलब होता है सीक्रेट, और ये सारे सारे सीक्रेट कार्ड हैं, तो इनको इसलिए बोल देते हैं अर्कना। ठीक है, आप सीक्रेट कार्ड भी बोल सकते हैं। जो मेजर कार्ड है उनकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से लेकर 21 तक होती है। यहाँ पर 1 से 22 कार्ड नहीं है। जो पहला कार्ड है द फूल, जो मैं हमेशा शुरुआत में दिखाता हूँ डेमो क्लास में या वेबिनार में, वो 0 कार्ड मेजर अर्कना का पहला कार्ड है, जिसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है 0 से लेकर 21 तक कार्ड है मेजर अर्कना के, और 56 कार्ड होते हैं माइनर अर्कना के। जो माइनर अर्कना के 56 कार्ड हैं, इनको अगेन 4 सेट में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। जब 56 को 4 इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक सेट के अंदर 14 कार्ड आएंगे। तो माइनर अर्कना कार्ड्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग द 4 सूट्स। इनको सेट बोल लीजिए, सूट्स बोल लीजिए, कुछ ही बोल सकते हो। और 14 कार्ड, 14 नंबर ईच, तो टोटल 56 कार्ड के 4 इक्वली डिवाइड करेंगे तो 14 कार्ड ईच आ जाएंगे। इन सेट के या सूट्स के नाम है। एक सेट में 14 कार्ड है और इस तरह से 4 सेट है हमारे पास। इन सेट के नाम दे दिए गए हैं। पहला सेट है पेंटाकल्स, पेंटाकल्स मतलब सिक्के। दूसरा सेट है कप्स, कप मतलब कप, प्याला। तीसरा सेट है वांस, इसको प्रोनाउंसिएशन होती है वांट्स, लेकिन मतलब स्पेलिंग है इसकी वांट्स, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है वांस। इसमें डी साइलेंस होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे करते हैं वांस। तो वांस मतलब छड़ी, और ये छड़ी एनिमेट है, जीवंत है। और 4 नंबर है सोर्स, सोर्स मतलब तलवार है। तो 4 सेट माइनर अर्कना के। तो इस तरह से ये है 78 टोटल कार्ड्स है हमारे पास। तो मेजर अर्कना के कार्ड्स हैं 22 कार्ड मेजर अर्कना के, जिनकी की वैल्यू लिखी होगी, इस पर नंबर लिखे होंगे 0 से 21 तक। 56 माइनर अर्कना के कार्ड्स हैं, 4 सूट्स ऑफ 14 कार्ड ईच। तो इस तरह के पेंटाकल का एक सेट है, इसमें 14 कार्ड होंगे। और इस तरह का पेंटाकल देखिए सिक्का बना हुआ है। अभी आप कार्ड देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए सिंबल बना हुआ है पेंटाकल का, एक येलो कलर का स्टार बना होगा, तो ये है पेंटाकल सिक्का। कप के कार्ड में कप जरूर होंगे, पेंटाकल के कार्ड में पेंटाकल होंगे। वांस के कार्ड में इस तरह से छड़ियां होंगी। अभी कोई छड़ी का कार्ड देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और सोर्स के कार्ड में तलवारें होंगी। तो ये 4 सेट हैं, हर सेट में 14 कार्ड है। 14 कार्ड, जो पहला कार्ड होगा किसी भी सेट का, जो पहला कार्ड है उसको बोलेंगे एस। जैसे हम पत्ते खेलते हैं, सबने प्लेइंग कार्ड खेले होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में, तो जैसे इक्का होता है उसको एस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी पहले कार्ड को उसका लिखा हुआ एस। अगले जो कार्ड होंगे 2 से लेकर 10 तक, उसके ऊपर नंबर होंगे 2, 3, 4, उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे। 10 तक नंबर होते हैं, उसके बाद नंबर नहीं होते। जो 10 के ऊपर जो कार्ड है 11, 12, 13, 14, जो 4 कार्ड्स हैं, इनको बोला जाता है कोड कार्ड, COURT, कोड कार्ड। इन कोड कार्ड के नाम है, जैसे 11 नंबर का जो कार्ड है उसको बोलेंगे पेजेस, 12 नंबर का जो कार्ड है उसको बोलेंगे नाइट, 13 नंबर का कार्ड है उसको बोलेंगे क्वीन, एंड 14 नंबर के कार्ड को बोलेंगे किंग्स। अब हमारे पास 4 सेट है माइनर अर्कना के। अब मान लीजिए पेंटाकल का पहला कार्ड है, उसको प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? हम करेंगे, पहले कार्ड को बोलते हैं एस, तो हम बोलेंगे एस ऑफ पेंटाकल।
इसका मतलब है पेंटाकल के पहले कार्ड के बारे में बात हो रही है। इस तरह एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इसके बाद 2 से लेकर 10 तक जो नंबर है कार्ड के ऊपर, तो उसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे हम। मान लें 3 नंबर का कार्ड है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 ऑफ पेंटाकल। पेंटाकल का कार्ड है तो 3 ऑफ पेंटाकल। कप का कार्ड है तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। वॉन्स का कार्ड है तो 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल कर आया है। इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। 10 तक ऐसे करते हैं। उसके बाद आते हैं कोड कार्ड। कोड कार्ड आते हैं 10 के बाद। तो उसमें क्या है बोलेंगे? पेज। तो 11वें नंबर का कार्ड को बोलते हैं पेज। अगर पेज कार्ड निकल कर आया है रीडिंग करते वक्त, तो उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे हम? मतलब पेंटाकल का कार्ड है तो बोलेंगे पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया है। पेज ऑफ सूट्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स। इस तरह से इनको कार्ड को बोला जाता है। रिलेशन बिटवीन टैरो एंड प्लेइंग कार्ड। तो आप इन प्लेइंग कार्ड्स का रिलेशन आज के टैरो कार्ड से भी लगा सकते हो, और आने वाले टाइम में हो सकता है प्लेइंग कार्ड से भी कुछ, क्योंकि इतने तरह के कार्ड आ गए हैं, प्लेइंग कार्ड से भी आप आगे प्रेडिक्शन कर सकें। कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं इसको भी, और शायद हो सकता मार्केट में आ भी गया। तो आप देखिएगा, ऐसा लगता है ये प्लेइंग कार्ड जो हम पत्ते खेलते हैं, सीधे सीधे मायना करना के कार्ड से कोरिलेशन है स्क्रीन का। वहां पर 56 कार्ड होते हैं। जो प्लेइंग कार्ड हम खेलते हैं वहां पर 52 कार्ड्स हैं, यानी कि एक कार्ड कम है। तो जो मायना गना के पेंटाकल के कार्ड है, वो प्लेइंग कार्ड में डायमंड के कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जहाँ की ईंट के पत्ते जो हम इनको बोलते हैं, तो पेंटाकल डायमंड के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। कप्स के कार्ड जो है वो हार्ट, पान के पत्तों को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्स के कार्ड है जो क्लब के कार्ड जो होते हैं हमारे, जो हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, या चिड़ी के कार्ड, उनसे रिप्रेजेंट होते हैं। और सोर्ड्स के कार्ड, स्पेड्स जो हुक्म के कार्ड होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके एलिमेंट समझिए। एलिमेंट से आगे काम आएगा ये एलिमेंट हमारे। एलिमेंट कई तरह से काम आने वाले हैं आपके, तो एलिमेंट को आपको पता होना चाहिए कौन से कार्ड किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पेंटाकल है, पेंटाकल मतलब सिक्के। सिक्का मतलब पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत या गोल्ड। तो सबसे अर्धी एलिमेंट की चीज है पैसा। कहते हैं ना भाई, पैसा आ जाए तो इंसान मजबूत हो जाता है। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो आप में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्ट्रॉन्ग पावर, ये सब चीज आनी शुरू हो जाती है आप में। तो क्यों आ रही है? क्योंकि पैसा आपके पास है। तो पैसा एक अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, सॉलिडिटी देता है, पावर देता है आपको। और ये सारी चीजें, सॉलिडिटी, पावर, स्टेबिलिटी, ये किस एलिमेंट में होती है? ये होती है अर्थ एलिमेंट। तो इसका मतलब है पेंटाकल का सीधा सीधा रिलेशन अर्थ एलिमेंट से होता है, सीधा सीधा। और जब कभी पेंटाकल के कार्ड निकल कर आएंगे, पेंटाकल मतलब प्योर पैसा। आपको देखिए कलर भी येलो नजर आ रहा है उसका, और येलो कलर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में गोल्ड कहीं भी बेच सकते हो आप, आपके सिक्के कहीं नहीं चलेंगे। आपकी करेंसी है जो, वो हर जगह नहीं चलेगी, चाहे आपके पास डॉलर ही क्यों ना हो, हर जगह नहीं चलेंगे। लेकिन गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, वर्ल्ड के किसी कोने में चल जाएगी। और आपने देखा होगा पेंटाकल पे गोल्ड का कलर है येलो। ठीक है, इसका मतलब है सीधा सीधा क्या है, मनी मैटर्स की बात कहता है। और अर्थ एलिमेंट क्यों है ये भी बता दिया मैंने, कि जब पैसा आता है इंसान के पास, उसके बाद पावर, स्टेबिलिटी, ठीक है, सॉलिडिटी, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं इसके बाद। तो पेंटाकल के कार्ड सीधा सीधा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और पेंटाकल का सीधा सीधा रिलेशन किस लाइफ के किस सेक्टर से होता है? मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल मैटर्स। तो इसका मतलब यह है कि पेंटाकल के सारे कार्ड ज्यादातर आपको इन्हीं सब चीजों के इश्यूज के बारे में बताते हैं। अगर रीडिंग करते वक्त ज्यादातर कार्ड पेंटाकल्स के निकल कर आएंगे आपके पास, तो कई बार हम ये भी जज कर पाते हैं कि सामने वाला पूछेगा क्या। तो अगर आपने ये भी जज करना है तो कर सकते हो। आप रीडिंग कर रहे हैं, नॉर्मली कोई बंदा आगे बैठा, तो और आपने कार्ड को स्प्रेड किया, शफल किया, कार्ड निकाले, अगर उस कार्ड में आपने देखा कि मैक्सिमम कार्ड पेंटाकल्स के निकल कर आते हैं, तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति जो प्रश्न पूछने वाला है वो इन्हीं सब चीजों से पूछेगा। मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल, मटेरियल वर्ल्ड की बात करने वाला है वो आपसे। ठीक, और ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं चीजें। जो कप्स के कार्ड हैं, अभी भी किसी का माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो ऑफ कर लें। जो कप्स के कार्ड हैं वो हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कप में क्या डाल सकता है? प्याला है तो उसमें क्या डालते हैं? लिक्विड। तो लिक्विड क्या मतलब? वाटर। तो कप के कार्ड जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर एलिमेंट
आपके लाइफ के किस सेक्टर पे, किस इश्यू पे रूल करता है? वो करता है आपके इमोशंस पे। वाटर एलिमेंट का सीधा सीधा रिलेशन आता है आपके इमोशंस से। जब आप देखते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, या आप जब आपके इमोशंस निकलते हैं, या कोई आप इमोशनली डिस्टर्बेंस होती है आपको, तो क्या होता है? आंखों से पानी आना शुरू होता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके इमोशंस सीधा सीधा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर का सीधा सीधा रिलेशन कप के कार्ड से है। इसका मतलब है जब कभी भी कप्स के कार्ड ज्यादा निकल कर आएंगे, तो इसका मतलब है सामने वाला व्यक्ति लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, मतलब जो दिल के मामले हैं, जो प्यार मोहब्बत के मामले हैं, उससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन होगा। इसके बाद है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मतलब है छड़ी, स्टिक। और वो स्टिक एनिमेट है, जीवंत है, उसमें ऊर्जा है। अभी दिखाएंगे कोई स्टिक को आपको। और स्टिक का वॉन्स का सीधा सीधा रिलेशन होता है फायर से। अब ये याद भी कैसे रहेंगे वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको, कि पेंटाकल हैवी है, पैसा आ जाए तो इंसान एक सॉलिडिटी फील करता है, एक पावरफुल फील करता है। कप का मतलब प्याला, कप में क्या डालता है? लिक्विड चीज, तो कप का रिलेशन आ गया वाटर एलिमेंट से। वॉन्स मतलब छड़ी। अभी भी दो लोगों के गैलेक्सी A50 कोई है, क्या नाम है आपका? गैलेक्सी A50 प्लीज, नाम क्या है? गैलेक्सी A50 से कोई ज्वाइन है, प्लीज नाम बताएंगे। यस, हाँ जी, नरेश पोपली। नरेश जी प्लीज अपने आप को म्यूट करो, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। विवो जी आपका भी, वंदना जी आपका भी ऑन ऑफ नहीं था। माइक सबके ऑफ रहने चाहिए। मेरा माइक ऑफ है। ठीक है। वॉन्स, वॉन्स का मतलब है स्टिक, और स्टिक का मतलब होता है पेड़ों की टहनी या पेड़, पार्ट ऑफ द ट्री। तो हमें इसका रिलेशन सीधा फायर एलिमेंट से आता है। फायर एलिमेंट को कैसे कोरिलेट करेंगे आप? फायर एलिमेंट का मतलब है कि फायर का वजूद किससे आता है? जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक फायर जनरेट नहीं कर सकते आप। और ऑक्सीजन का मतलब है पेड़ पौधे। ऑक्सीजन कहां से मिलती है हमें? प्लांट से या ट्री से। और ट्री का मतलब है सीधा वॉन से। तो इसका मतलब वॉन्स का सीधा रिलेशन आता है फायर एलिमेंट से। तो ये याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको, वरना तो कई बार भूल जाता है इंसान की वॉन्स के कार्ड किससे होते हैं। वॉन्स मतलब छड़ी, छड़ी मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है, और आग तभी लग सकती है जब ऑक्सीजन होगी एनवायरमेंट में। तो इसका मतलब वॉन्स का सीधा रिलेशन फायर एलिमेंट से है। और फायर से क्या करते हैं? फायर इज द क्रिएशन, फायर से क्रिएशन होती है। तो इसका मतलब यह है कि वांट्स के कार्ड जो है वो किस बात को, किस इश्यू को रिप्रेजेंट करेंगे? एग्रीकल्चर, वर्क, काम, वर्क, डायनेमिक एनर्जी, एंटरप्राइजेस और क्रिएशन। तो आप एक वर्ड क्रिएशन भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो वांट्स के कार्ड क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, क्रिएशन को। इस तरह से सोर्ड्स, सोर्ड्स है तलवारें, इसका सीधा संबंध होता है स्पीड से। अगर आप प्लेइंग कार्ड में लगाएंगे सोर्ड्स, तलवार, तलवार कहाँ लगाई जाती है? हवा के अंदर। तो इसका मतलब है सोर्स जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एयर एलिमेंट का सीधा सीधा संबंध होता है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, झगड़ा, एग्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, वायलेशन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी सोर्स के कार्ड ज्यादा निकल कर आएंगे, तो इसका मतलब है सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में है, उसके या तो लिटिगेशन हो रखा है, उसका झगड़ा हो रखा है, घर परिवार में झगड़ा है, दोस्त से झगड़ा है, बिजनेस में झगड़ा है, कुछ ना कुछ टेंशन, स्ट्रेस में है, वो वायलेंस में है, कुछ ना वायलेशन करके आया है कोई। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सोर्स के कार्ड इन सब चीजों को दिखाते हैं। तो यहाँ जो कार्ड निकल कर आते हैं उससे भी थोड़ा पता लग जाता है कि सामने वाले की क्वेश्चन क्या हो सकता है। इन एंशियंट टाइम्स मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो आपको सभी को पता है कि ये लिटरेचर तो अभी आया, वरना तो हर एरा के अंदर हर इंसान लिख पढ़ नहीं सकता बिल्कुल भी। सिंबल्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। वो आपको पता है कि पहले सिंबल्स की फॉर्म में लोग कन्वे किया करते थे। और उस प्राचीन की तो बात अलग है कि आज भी आप ये देखिएगा, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहां पर सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जब आपका ड्राइविंग टेस्ट आप पास करते हैं, तो जो आप टेस्ट दिया होगा आपने सभी ने, जिसने भी ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस बनवाया अपना व्हीकल का, तो वहां पर सिंबल्स याद करने पड़ते हैं कि ऊंचाई है तो क्या है, चढ़ाई है तो क्या है, आगे रेलवे फाटक है तो क्या है। अभी भी किसी का देखिए माइक ऑन है। 8 क्लास है। वीवो
19 Parrot. Sir, I would suggest. नहीं कर दिया, कोई बात मैं नहीं कर दिया सर, आप करें अपने एंड से नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ एक अच्छी रिकॉर्डिंग जाए, फिर मैं इंटरेक्शन करूंगा आपसे 10-15 मिनट, सबसे इंटरेक्शन होगा हमारा। तो सिंबल वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो आज भी हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाना है तो आप उनके सिंबल्स को याद करने पड़ते हैं कि भाई कहाँ ऊंचाई है, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, कहाँ पर टी पॉइंट आएगा, कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ नीचाई है, कहाँ फाटक है। तो आज भी हम ड्राइविंग लाइसेंस में या उन सिंबल्स का यूज करते हैं। वहां लिखा नहीं होता रुकिए, रेड लाइट है, सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, रेलवे फाटक की एक सिंबल्स होता है, पता लगता है कि रेलवे फाटक है, लिखा नहीं होता वहां। तो आज भी हम सिंबल्स को यूज करते हैं एक कन्वे करने के लिए अपनी बात को। Thus, a common language of symbol based on mystical symbol taken from many cultures was developed and put into the card. तो इस तरह के कुछ symbols, कुछ colors, कुछ numbers अलग अलग सोच से इन कार्ड के अंदर रख दिए गए हैं जिनसे हम फ्यूचर जान सकते हैं। The key was remained a secret knowledge that was exclusively transmitted by the words of mouth from one generation to next. तो इस कार्ड तो डिजाइन करके रख दिए, पेंट करके रख दिए, लेकिन इसके बारे में कोई लिटरेचर नहीं लिखा गया कभी। बहुत बाद में लिटरेचर आया इसका। तो पहले क्या था, शुरुआत में कार्ड तो डिजाइन होते गए, बनाते गए, मल्टीप्लाई होते गए, लेकिन कोई भी इसका ऑथेंटिक लिटरेचर नहीं था। ये वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ, जनरेशन टू जनरेशन, जैसे मैंने आपको सिखा दिया, आपने किसी को सिखा दिया, तो इस तरह से ये आगे बढ़े हैं। प्राचीन में इसका कोई लिटरेचर नहीं मिलता, बहुत बाद में जाकर लिटरेचर आया इसका। Major Agna cards deal with the spiritual और psychological changes और internal conflicts। तो ये एक चीज है जो मेजर अग्ना के कार्ड्स हैं। मेजर मतलब आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो या अपने आप को एक पैटर्न बना सकते हो कि मेजर कार्ड जब भी निकल कर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल चेंजेस को दिखा रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहे हो। माइनर अग्ना कार्ड्स इंडिकेटिव ऑफ डेली एक्टिविटी, mundane events and external influence and or people। तो ये कोई ऐसा मतलब आपको रटना नहीं है कि भाई इसी तरह से हमने कार्ड में देखना है, वो आगे हम डिसाइड करेंगे कि मेजर घटना के कार्ड्स को आप किस रूप में देखते हैं, कि मेजर घटनाएं मेजर के कार्ड से देखेंगे या उन कार्ड को कैसे आप देखते हो या अपना पैटर्न क्या बनाते हो। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कुछ भी। मैं फिर बता दूं आपको, मैं आपको बड़ा फ्रीडम के साथ छोड़ने वाला हूँ। मेरी क्लास का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको कुछ चीज रटनी नहीं होती पहली बात, और कोई पैटर्न मैं ये नहीं बोलूंगा ऐसा ही यूज करना। मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कोई पैटर्न आपने बनाना है तो आगे सीखेंगे पैटर्न कैसे बनते हैं। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि वैसे ही होगा, तो आपको फ्रीडम मिलती है। अगर आपको थोड़ा सा उल्टा करना है इसको तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है किसी चीज। तो इस तरह के माइनर अग्ना कार्ड्स हैं, ये आपको अभी एक एक कार्ड दिखाए जाएंगे और एक एक कार्ड के प्रोबेबल जो मीनिंग है वो आपको सिखाए जाएंगे। तो 0 से लेकर 21 तक कार्ड हैं ये हमारे पास, तो इनको हम सीखते हैं। सबसे पहला कार्ड है द फूल। द फूल के बारे में जिसने भी सेमिनार अटेंड किया होगा वो अच्छे से सीख ही गया है, ठीक है, कि द फूल कार्ड को कैसे बोलना होता है। अगर 2-4 कार्ड में भी आपने इसकी साइकोलॉजी पकड़ ली कि चीजों को पकड़ना कैसे होता है, तो बस उसमें आपका उद्धार हो जाएगा। कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ चीजें आपको मेरे वीडियोस देखकर उनको पॉज कर लिखनी होंगी। जैसे मैं कलर नंबर्स के बारे में बात करूंगा, यहाँ वो नहीं लिखा कुछ भी। तो जो मैं नंबर बोल रहा हूँ, जो मेरा तरीका है बोलने का, कुछ चीजें आपको वीडियो सुनेंगे तो वहां पर आप नोट कर सकते हो, लेकिन अभी कोई नोट नहीं करना, अभी सिर्फ सुनना है आपने। क्योंकि सुनिए बस, लिख तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाद में लेंगे। तो सबसे पहले अगर इस कार्ड को हम देखते हैं तो इस कार्ड का नंबर है 0, इस कार्ड का नाम है द फूल। यहाँ पर एक सन दिखाई दे रहा है हमें। किसने कोई मैसेज किया क्या प्लीज? ओके, किसी को दिक्कत आ रही है क्या? एक मिनट में सभी को कोई बोल सकता है अपने एंड से, मैंने अलाउ कर दिया। यस बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको?
क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी हो नहीं सकती स्क्रीन, ये मैक्सिमम है। और बड़ी करूंगा तो छुप जाएगी, चीजें छुप जाएंगी। सर उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो सकती है? ब्राइटनेस कम करनी, ज्यादा करनी है? ज्यादा करनी है सर। ज्यादा करनी है, देख लेता हूँ यार कुछ होती है। मेरा तो ज्यादा है, मैक्सिमम है, ये कम हो रही है, ज्यादा। ठीक है सर, कोई बात कोई नहीं, सिंपल चीजें पकड़ने की कोशिश करो बस आप। ओके सर। जैसे ही अभी एक कार्ड आपके सामने है, इस कार्ड में आपको क्या नजर आ रहा है? इस कार्ड में आपको एक 0 नंबर है, द फूल नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सन एक नजर आ रहा है आपको, एक इंसान है, उसके हाथ में एक फ्लावर्स है, एक स्टिक है, कुछ आगे पीछे झोला टांगा हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पर आपको डोगी नजर आ रहा है, पीछे कुछ मकान हट नजर आ रही हैं। ये एक एज पर खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल एज पर खड़ा है, ठीक है, क्लिफ पर खड़ा है बिल्कुल। पैरों में इसके कलर देखेंगे आप तो ये येलो कलर के बूट पहने हुए हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं तो एक ड्रेस, फैंसी टाइप ड्रेस इसने पहनी हुई है। अंदर इसका व्हाइट कलर, स्किन से लगता हुआ व्हाइट कलर है, व्हाइट फ्लावर्स है। व्हाइट के बाद जो कलर है वो दैट इज रेड, ठीक है। तो ये कार्ड बहुत सारी चीजों को दिखाता है। सबसे पहले 0 कार्ड और द सन, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, स्टार्ट, क्योंकि हर चीज 0 से स्टार्ट होती है। और सन का निकलना भी ये दिखाता है कि आपकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है। आपको शायद पता नहीं है कि आपकी रोज जर्नी स्टार्ट होती है सुबह, जैसे ही सनराइज होता है तो आपकी दिनचर्या शुरू होती है, नया दिन बोलते हैं ना, नया दिन निकल आया, तो रोज नया दिन, तो आपका नया दिन निकल आया। तो ये भी कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ एक अच्छा दिन आपका निकलने वाला है, यानी कि कुछ आपके इस कार्ड के अंदर कुछ नया करने वाले हो, या कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके साथ, ये मतलब। दूसरा 0 ये भी स्टार्टिंग को दिखाता है, लेकिन द फूल कार्ड का मतलब है कि बेवकूफ। अब बेवकूफ आप किसी भी सेंस में हो सकते हो। इसका मतलब है ये कार्ड जब कभी कोई नई जर्नी स्टार्ट करेंगे आप, तो ऐसी जर्नी पर चल पड़े हो आप, या ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो जो कि आपने अब से पहले जर्नी नहीं की, या उस काम की, या उस बात की, या उस इवेंट की आपको नॉलेज नहीं है। वो काम, वो जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, ठीक। तो सबसे पहले द फूल ये कार्ड ये कहता है। दूसरा, इस कार्ड के अंदर आप देख रहे हैं घर पीछे रह गया, और ये इस तरह का लग रहा है जैसे अपना कुछ सामान बांध कर निकल पड़ा है। तो इसका मतलब है ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का कार्ड है। तो आप अगर स्टूडेंट कोई आता है पूछने, तो वो बोलता है कि मेरे को हायर स्टडी पर जाना है, तो क्या मैं जा पाऊंगा? यस, बिल्कुल आप जा सकते हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट लेकर जा रहा हो अपने। कोई जॉब में अगर ट्रांसफर पूछता है तो उसके लिए भी यस कार्ड है ये, ठीक है। कोई नई जर्नी अपनी प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशन, उसमें प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई शुरू करना चाहता है तो यस, उसके लिए भी एक कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है कि अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। दूसरा, जब कभी कुछ लोग पूछने आएंगे भाई हमारी लाइफ स्टक कर गई है, तो क्या आगे मूव होगी और किस तरह मूव होगी, कुछ बेटरमेंट की होगी या और ड्रास्टिक हमारे साथ होने वाला है, तो ये कार्ड हमेशा मूवमेंट को दिखा रहा है। देखिए कार्ड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ये बंदा चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, किसी ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे आप पलट जाएंगे, मतलब उससे उलट हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि मूव कर रहे हो आप, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव कर रहे हो। दूसरा है, कुछ लोग यही पूछाएंगे जी हम क्या करें, कहां तक पहुंचे, कहां तक में हम जा सकते हैं। तो ये देखिए क्लिफ पर पहुंच हुआ है, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है ये पहाड़ या बादल नजर आ सकते हैं, ये पहाड़ भी हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल एज पर, ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। तो इसका मतलब ये भी है कि आपने जो चाहा है कि मैं उस हाइट पर पहुंचना चाहता हूँ, तो ये कार्ड उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, आप उस ऊंचाई को छू सकते हो आप। अगर तुम्हें सब कुछ पता होगा तो तुम नई चीज कैसे वो करोगे? नहीं, कुछ तो उसका बेसिक्स बताओ। पूर्णिमा जी आपका माइक ऑन रह गया था, चलो मैंने सबको ऑफ कर दिया, ठीक है। तो दूसरा, स्टिक कर कर इस तरह से जाना, ये भी कहना कि जर्नी को दिखा रहा है। तो कोई भी लोग पूछते हैं कि मैं जर्नी पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। कोई बोलेगा कि मैं धार्मिक यात्रा पे जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा पाऊंगा? बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है धार्मिक यात्रा पे अपना सामान बांधा है, यात्रा पे निकल चुका है। तो किसी भी ट्रैवलिंग के लिए कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस की तरफ। उसके बाद अगर आप देखते हैं, कार्ड का सबसे पहले एनवायरमेंट देखा जाता है। कार्ड का एनवायरमेंट सबसे पहले, कार्ड का एनवायरमेंट है यहाँ पर येलो। जब आप एक्चुअल कार्ड में देखेंगे तो येलो बहुत अच्छा येलो कलर है, मैं दिखा भी दूंगा अभी इसमें, बहुत अच्छा येलो कलर है। तो येलो कलर जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है। जुपिटर, आप ये नोट करते रहिएगा कौन सा कलर किससे रिप्रेजेंट है, कौन सा कलर
किस प्लेनेट से रिप्रेजेंट होता है, उस प्लेनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको मेरी रिकॉर्डिंग सुनकर बाद में नोट करने होंगे। तो येलो कलर इज रिप्रेजेंटेड by the Jupiter, and Jupiter is the Karak of growth, vision, expansion. Jupiter is the Karak of expansion. ठीक है, ग्रोथ देता है जुपिटर। और इस कार्ड के अंदर ज्यादातर येलो कलर पीछे आया हुआ, इसका मतलब है ये कार्ड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ये कार्ड आएगा, कोई कुछ भी पूछने आया तो उसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कोई बच्चा पूछने आया तो उसकी एजुकेशन ग्रोथ, कोई बिजनेसमैन पूछने आया तो बिजनेस वाली ग्रोथ, कोई जॉब वाला पूछना है तो सर्विस में ग्रोथ। तो ग्रोथ का कार्ड भी है ये, कहीं ना ग्रोथ भी यहां से नजर आता है। दूसरा, पैलो में भी येलो कलर है, तो इसका मतलब है ये जो ट्रैवलिंग हो रही है कि घूमने के पर्पज से नहीं हो रही। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट कर रहे हो किसी ग्रोथ के पर्पज से। अब बच्चा है, एजुकेशन की है, ग्रेजुएशन की, सोचता पीजी के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पर जॉब है कर रहा है, दूसरी का शिफ्ट हो रहा है, तो उसका मतलब वो अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए जा रहा है। जॉब वहां पर उसको अच्छी मिल रही है, या उसकी सैलरी हाइक हो रही है, पोजीशन हाइक हो रही है, ग्रोथ के लिए जा रहा है। दूसरा, अब ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड भी एक यंग ब्लड को दिखाई दे रहा है, मतलब एक टीनेजर बच्चा हो सकता है। अब इसलिए मैं प्रोबेबल मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि जब कोई प्रश्न आएगा तो हर प्रश्न का आंसर इससे देना पड़ेगा, और आंसर होगा उसमें, तभी वो क्वेश्चन के लिए यही आंसर है, यही कार्ड निकल कर आया। जैसे अगर कोई पूछ ले कि जी, कोई लड़की आगे पूछे या लड़का आगे पूछे कि मेरी होने वाली कैसी होगी, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो क्या बोलोगे? ठीक है, तो आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कार्ड में से कुछ भी निकल कर आ सकता है। तो इसका मतलब ये क्या, टीनेजर बच्चा है, यंग ब्लड है। आप बोलोगे यंग एक तरह से, तो हम बोलेंगे भाई दिखने में बहुत यंग होगी, ठीक है। थोड़ी बेवकूफ हो सकती है, बेवकूफ का मतलब किसी एक सेक्टर में उसको कम नॉलेज होगी, लेकिन बिंदास होगी, ठीक है। मौज मस्ती करने वाली होगी, या करने वाला होगा, देखिए अपनी मस्ती में चला जा रहा है, अपनी धुन में चले जा रहा है। पीस लविंग होगा या होगी। मेल है तो फीमेल भी हो सकता है, फीमेल है तो मेल भी हो सकता है। सबसे पहले कार्ड के अंदर जो पिक्चर नजर आएगी आपको, ये मेल और फीमेल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है। तो ये मेल भी है और फीमेल भी है। अगर कोई फीमेल पूछती है तो ये मेल बन जाएगा, और मेल पूछता है कोई, ये फीमेल बन जाएगी, ठीक है। तो बोले भी कैसी होगी, अगर आपको नजर आए कि भाई इसने व्हाइट कलर नीचे पहना हुआ है, तो आप बोलेंगे भाई पीस लविंग होगी, शांति प्रिय होगी, झगड़ालू किस्म की नहीं होगी, लेकिन दमखम वाली होगी। आप ये बोल सकते हैं। ये क्यों बोला, क्योंकि व्हाइट कलर के बाद इसने जो नीचे जो रेड कलर पहना हुआ है, ये देखिए जो कपड़ा पहना है, ये इसके पीछे रेड कलर है ये, और रेड कलर इज गवर्न बाय द मार्स, मंगल, दैट इज फिजिकल फोर्स। जो आपका गुस्सा होता है या फिजिकल एनर्जी है, दैट इज मार्स इज योर फिजिकल एनर्जी। तो इसका मतलब फिजिकल एनर्जी मतलब दमखम, जो आप में एनर्जी होती है वो मंगल से गवर्न होती है। तो यानी कि इसके अंदर जज्बा भी है। दूसरा, अब आप देखेंगे और कपड़े किस तरह के पहने हैं, कपड़े जैसे यंग बच्चे पहनते हैं उस तरह के कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये यंग है, तो इसका मतलब देखने में यंग भी होगी। फैशनेबल हो सकती है, कपड़े इस तरह के पहने हैं, देखिए जैसे फैशनेबल होते हैं। तो इन सब चीजों के आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो इस तरह के कार्ड को में से आंसर निकालना होगा आपको। तो जितने प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं कार्ड में से पहले झांको, समझो कलर क्या है, नंबर क्या है, कौन सा पैर आगे कौन सा पीछे है। अब इसकी भी आपको बताता हूँ, क्योंकि एक कार्ड को मैं इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आगे आप समझ सकें। जब आप जेस्चर पोस्चर लगाएंगे तो इनके मतलब है हर चीज के। सबसे पहले पैर देखिए, इसका कौन सा पैर आगे कौन सा पैर पीछे है। अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है तो हो सकता है इसका आपको नजर आए कि भाई राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे है, जो भी आपको समझ में आता है। तो राइट इज योर फ्यूचर या प्रेजेंट, और लेफ्ट इज योर पास्ट। हमेशा याद रखिए, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा आपको कि राइट इज, चाहे राइट हैंड हो या राइट आपका लेग हो, दैट इज योर प्रेजेंट और फ्यूचर, और पास्ट इज योर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी इज योर पास्ट। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि भाई राइट है, ये लेफ्ट पैर है, तो इसका मतलब है कि राइट मतलब फ्यूचर या प्रेजेंट, तो ये क्या स्टेबल है, स्ट्रेट है। और पास्ट में क्या है, पैर, पिछला पैर उठा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड पैर अगर उठा हुआ है, इसका मतलब है कि पास्ट जो है, पास्ट इमीडिएट पास्ट इसका अनस्टेबल था। यानी कि ये अनस्टेबिलिटी थी पहले, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए या अपने फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए अब ये घर से निकल पड़ा है, ये भी मतलब है। तो किसी इंसान को ये भी जानना कि इसका पास्ट प्रेजेंट में क्या चल रहा था, इसको इस बॉडी पिक्चर में जितनी हमें पिक्चर्स नजर आएंगी उसके जेस्चर पोस्चर से आप ये भी जान सकते हो कि इस इंसान का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। ये भी मतलब
अब इसमें हेड भी इसका दे सकते हो। हर पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कोई ह्यूमन फिगर बनी हुई है तो उसके हेड को आप ध्यान से देखो, वो नीचे की तरफ है, स्ट्रेट है या ऊपर की तरफ है। जब इंसान का फेस नीचे की तरफ होता है तो इसका मतलब है दो चीज हो सकती है, या तो वो डिप्रेसिव है या फिर कुछ वो आत्मंथन कर रहा है, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, यानी कि आत्ममंथन कर रहा है, कुछ सोच विचार कर रहा है, गहन चिंतन में है या फिर डिप्रेशन में है, तभी आपका हेड नीचे होगा। कभी देख लें जब आप गहरी सोच में होंगे तो आप नीचे, आपका फेस नीचे हो जाएगा। जब आप एक किसी डिवाइन को याद कर रहे हो या एक उत्साह आप में होता है तब आपका फेस ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो आपने ये भी देखना होगा कि फेस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ है तो आप ये भी देख सकते हो कि ऊपर का फेस का मतलब है आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। आप देख लेना जब कभी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, एक अपने एक डायलेमा में होते हो कि फैंटेसीज में आप होते हो, फैंटेसी का मतलब है फ्यूचर। जब आप फैंटेसी में होते हो आपका फेस ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है जब आप किसी पिक्चर के अंदर देखो फेस ऊपर की तरफ है, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। जब आप नीचे की तरफ होते हो तो या तो पास्ट के बारे में सोच रहा है या डिप्रेशन मोड में है, और जब स्ट्रेट है तो एट प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है और कॉन्फिडेंट है। जब आप स्ट्रेट कहते हैं ना, आई मैन टू आई बात कीजिए, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। तो जब आपका स्ट्रेट बिल्कुल सामने नजरें हैं तो इसका मतलब वो बैलेंस को भी शो करता है, और ये सब चीजें इम्बैलेंस को शो करती हैं जब आप ऊपर की तरफ देखते हो या नीचे की तरफ देखते हो। तो आपने ये भी देखना होता है। मैं इसलिए इतने सारे प्रोबेबल मीनिंग बता रहा हूँ कि मैं अगर आपको जितने मर्जी मीनिंग बता दूं फिर भी पता नहीं क्वेश्चन क्या आ जाएगा और आपके दिमाग में क्या आएगा, वो भी आपको बताएंगे कि हजारों मतलब एक कार्ड से होते हैं, तो आपने आंसर कौन सा देना है और कैसे इतने हजारों आंसर हो सकते हैं, किसी कार्ड के मतलब हो सकते हैं, उसमें से कौन सा आंसर देना है वो भी आपको सब सिखाया जाएगा। यहाँ पर एक वेल विशर है, डॉगी है। अब डॉगी को क्या बोला गया, एक वेल विशर बोला गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ एक वेल विशर भी है। तो ये भी मतलब है कि भाई आप जब मुसीबत में होंगे कोई आपका वेल विशर आपको बचा लेगा। ये कार्ड फेथ का कार्ड भी है। फेथ का कार्ड क्यों है, उसको पता है मैं एज पर खड़ा हूं और फिर भी चल रहा है, उसको पता है गिर सकता है लेकिन वो किसी डिवाइन को याद कर रहा है, तो फेथ का कार्ड भी हो सकता है। ये मूर्खता का कार्ड भी है, तभी यहाँ दा फूल लिखा है क्योंकि ये मूर्ख है कि एज पर खड़ा है, आगे पैर बढ़ाएगा गिर सकता है, फिर भी ऊपर की तरफ देख रहा है। तो दोनों कार्ड बता सकता है, फेथ भी और अब बोलना क्या होगा वो बताएंगे आपको बाद में। तो मतलब क्या है इसका, ये कार्ड है बिगिनिंग, प्रारंभ, किसी भी चीज की स्टार्टिंग को बताता है। जीरो सन, और ये घर से निकल पड़ा है अपना जोड़ा टांग के, तो किसी की स्टार्टिंग हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। स्पॉन्टेनिटी बताता है, सहजता। फेथ का कार्ड है, विश्वास का कार्ड भी है, ठीक है। इसलिए लिखा गया कि मान ले दो बंदे आ गए आपके पास, या आप किसी को क्वेश्चन पूछने आए कि बताओ मैं उस बंदे पे विश्वास करूं या नहीं करूं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा आपको खुद नहीं पता, ठीक है, कि वो विश्वास करने लायक है या नहीं है। तो ये कार्ड फेथ का कार्ड भी है, ठीक है, इनोसेंसी का कार्ड भी है। कई बार होता है कि भाई इसने पता नहीं मेरे लिए, मेरे खिलाफ ये कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, वो पूछना चाहेगा किसी का नाम लेके कोई क्वेश्चन कि बताइए क्या उसने मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं किया, मेरे पीछे कोई बैक बाइटिंग या इस तरह की कुछ प्लानिंग तो नहीं चल रही मेरे खिलाफ, और किसी बंदे का नाम लेके बोलता है और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो उसका हम बोलेंगे नहीं यार वो तो इनोसेंस है, क्योंकि ये कार्ड ही इनोसेंसी का कार्ड है, उसको इतनी वो नॉलेज नहीं है, फूल है, ये बेवकूफ है, ठीक है। तो क्या इनोसेंसी का कार्ड भी है, बेगुनाह, मासूम, सरल। टास्क विद लिटिल और नॉन नॉलेज, तो ये कोई भी काम के लिए निकला है, या तो उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस काम की, या बहुत लिटिल नॉलेज के साथ ही निकला है। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं काम, जब कोई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कोई नया कर रहा है और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो वो पूछे मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, यस यू कैन डू, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत बढ़िया है, कुछ नया काम करने के लिए कार्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको आप ये सलाह देंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी आपको बहुत कम नॉलेज है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसकी नॉलेज रखिए, किसी वेल विषय को साथ रखिए, किसी वेल विषय को साथ रखिए, ताकि जब आप कभी गिरने वाले होंगे तो कम से कम ये बचा लेगा, ठीक है। कोई बहुत जिसने ऊंचाई पर पहुंच चुका, वो पूछने आए मैं आगे क्या करूं, तो उसको बोले ये आपकी भूख खत्म नहीं हुई, आप ऊंचाई पर पहुंच चुके हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं इससे ऊपर जाऊं, अब आप गिर सकते हो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका फेस ऊपर की तरफ है और आप चले जा रहे हो तो गिर सकते हो, फिर नीचे आ सकते हो आप, डाउनफॉल, ये भी मतलब। न्यू एडवेंचरस, तो कोई साहसी कार्य भी कर सकते हो आप, कोई बोले मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मुझे पैसे लगाने हैं गैम्बलिंग के या शेयर खरीदने हैं, या मैं ऐसा काम करना चाह रहा हूँ जिसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर है, तो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी दिखाता है। तो ये न्यू एडवेंचरस का कार्ड भी है, नए साहसी कार्य भी आप कर सकते हो, क्योंकि पहली बात तो पहाड़ी पर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं रिस्क लेकर ही तो पहुंचा है ना। आप देखिए पहाड़ी भी क्या स्मूथ नहीं है,
और एज पर पहुंच चुका है। तो पहले से इसको आदत है कि इस तरह के काम करने की जो जिसमें एडवेंचरस हो, और अभी भी चले जा रहा है, तो इसका मतलब है ये रिस्क ले सकता है ये इंसान। एपरेंट फोली है, स्पष्ट मूर्खता का भी कार्ड हो सकता है ये। गोइंग योर ओन वे, अपने रास्ते चले जाना। कई बार होता है ना कि लेट द थिंग गो यार, मतलब चलो जाने दो, छोड़ो, अपने रास्ते चलो। तो ये कार्ड ये भी है, जब आपको कभी समझ ना आए भी क्या करना चाहिए, तो आप बोलो जी अपने रास्ते चलो, कोई बात नहीं, छोड़ो दुनिया क्या कह रही है, जाने दो, आप अपने रास्ते चलते जाओ। तो इस तरह से कार्ड को हम एक ही कार्ड को रीड कर सकते हैं। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा था प्लीज, किसने हैंड रेज किया था, आप बोल सकता है कोई। शर्मिष्ठा जी क्या पूछना चाह रहे थे आप? अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हो अब आप। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये नई शुरुआत है और इसके येलो शूज हैं, ये गिर सकता है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें हमें यस और नो में आंसर देना है, तो सिर्फ क्या हम यस बोलेंगे इसके लिए, या फिर हम उसमें नो ठीक भी है, आ मैं सकता है समझ किसी गया सिचुएशन में? क्वेश्चन आपका। ठीक है, अभी यस और नो के लिए अलग हमारे पास पैटर्न होते हैं, उससे सिखाएंगे आपको यस और नो कैसे बोला जाता है। 3 कार्ड का यूज करते हो, 5 कार्ड का यूज करते हो, वो बताएंगे आप। ओके, थैंक यू। यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल अलग पैटर्न सिखा दूंगा, यस और नो कैसे बोलना है, किसी क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनाना है, तो बिल्कुल आप मतलब मास्टर बन के जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर इफ इट इज पॉसिबल कि हमें ये जो आपकी पीपीटी है ये पहले आप प्रोवाइड करा दें, मिल ताकि हम जाएगी, इसका प्रिंट आउट लेके आपको, आप मतलब जब आप क्लास में, तो हम ठीक है, अच्छे से सीख मैं पाए। भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा इसको, आज ही भेज दूंगा इसको, ठीक ओके है। सर, सर थैंक यू। तो आप अपने हैंड से प्रिंट आउट सर करें। हाँ जी, सर बोलिए बोलिए। सर ये पहले वाले जब फुल कार्ड में जो व्हाइट वाले हिल वगैरह थे, हाँ, बैक साइड में जो व्हाइट है, ये क्या रिप्रेजेंट करते ये हैं सर? रिप्रेजेंट करता है पीस, शांति को, यानी कि वाटर, इस कार्ड के अंदर इमोशंस भी हैं। व्हाइट कलर जो है आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि इमोशंस भी हैं इस कार्ड के अंदर। तो सर प्लैनेट में ये फिर मून को रिप्रेजेंट कर रहा है उनको एक तरीके रिप्रेजेंट से? करता है, यस यस, उनको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। ठीक है। ओके, ठीक है, ये कार्ड मैं बता चुका, जैसे फ्लावर्स इसके हाथ में है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट में कोई संधि करके आया, ये मतलब है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में है, या ये पीस लविंग इंसान है। अब मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा जी, मैं मेरा लिटिगेशन हो गया है, या किसी ने मुझे धोखा दिया कि मैं उसके ऊपर केस कर दूं, तो हम बोलेंगे केस मत करो यार, शांति से सुलझा लो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं है, क्योंकि आप पीस लविंग इंसान हो, और शांति कर लो, हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर व्हाइट फ्लावर्स यहाँ नजर आया हमें, तो व्हाइट का मतलब है व्हाइट फ्लैग हो, व्हाइट फ्लावर्स हो, वो संधि के लिए यूज किया जाता है। जब हमें किसी से संधि करनी होती है, तो व्हाइट चीज हम लेकर जाते हैं, तो ये संधि को दिखा है। सबसे नीचे ब्लाइट ब्लू कलर का सर मेरा दिख रहा है, क्वेश्चन तो ये है सैटर्न। कि इसमें जो एक एक सन करके है, एक एक करके एक एक करके पहले कोई अगर कोई भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्लीज उसको खत्म होने दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, ये ब्लू जो कलर लाइट है, ब्लू, हाँ हाँ, ब्लू कलर भी क्या होता है, ये भी वाटर एलिमेंट का कलर है, ब्लू अच्छा एंड सैटर्न से व्हाइट। रिलेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये भी ब्लू कलर भी आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर एलिमेंट का सीधा रिलेशन फिर आपके इमोशन से आता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अब बोलो पॉइंट दूसरा क्या पूछना चाह रहे थे प्लीज। जी सर मैं ये पूछ रही थी, वैसे ये पूरा का पूरा कार्ड जो है वो येलो कलर से भरा हुआ है, बट जो हाँ। एक्चुअल में सन का कलर है येलो, वो हाँ। व्हाइट है, व्हाई इज इट सो? ओके, देखिए ये है तो सन, ये तो पक्का है। अब ये सन में व्हाइट क्यों बोला गया है, अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन सन है, सन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सन को। अब इस सन के अंदर व्हाइट क्यों है, इसके क्या मतलब निकल सकता है, वो आप बता सकते हो अपनी नॉलेज से कि भाई व्हाइट क्यों दिया गया है इसमें। तो आप ये बोल सकते हो कि जो सन है, सन को क्या बोला गया, क्रूर ग्रह बोला गया है, क्रूर ग्रह बोला गया है। लेकिन जब क्रूर ग्रह क्यों है सन, सन की एक टाइम के बाद वो क्रूर ग्रह बन जाता है। जैसे सुबह सुबह सूर्य को देखो आप, सर्दियों में देखो या गर्मियों में देख लो, सुबह सुबह सूर्य बहुत अच्छा लगता है, वो मतलब पीस लविंग है, उसके अंदर एक आपको एक पीस शांति नजर आएगी। लेकिन जैसे ही सूर्य 11-12 बजे के बाद जब गर्मी फेंकनी शुरू करता है, फिर वो आपको क्या रेड नजर आता है, यानी कि वो क्रूर बन चुका।
तो हम ये बोल सकते हैं कि सन निकला है अभी, तो ये सॉफ्ट है, अभी ये सॉफ्ट है ये, बस इसका मतलब ये कि अभी ये क्रूड नहीं है, अभी सॉफ्ट है। जब ये निकल जाएगा 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंच जाएगा, अभी सूर्य निकला है, पूरा नहीं निकला, देखिए निकल रहा है। जब सूर्य निकल रहा होता है ना, कभी देखना सूर्य को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेशक व्हाइट कलर नहीं है वो, लेकिन सूदिंग इफेक्ट आता है उससे। सुबह मॉर्निंग में सन को देखते हैं जब निकलता रहता है, ये मतलब। तो इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि सन की वजह से इसकी स्टार्टिंग हो रही है बेशक इस बंदे बिल्कुल की, स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन जो और उसके दिमाग में जो फीलिंग है, थिंकिंग है, वो बहुत बहुत सटल है, सेटल है और सॉफ्ट कूल है, एनवायरनमेंट रिलैक्स है। हाँ, सॉफ्ट एनवायरनमेंट में, रिलैक्स एनवायरनमेंट में हो रही है। ठीक है सर एक ठीक क्वेश्चन था है, थैंक मेरा। यू सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर एक तरफ तो जैसे इस कार्ड की जो बेसिकली हम इसको देख रहे हैं एज अ बिगिनिंग ऑफ ए न्यू टास्क और या न्यू जर्नी, हाँ और दूसरी तरफ ये क्लिफ के एकदम एज पे है कि जैसे कहीं पहुंच चुका है। ठीक है, इनका कुछ है रिलेशन सर आपस में? बिल्कुल है सर। जब मैं बता रहा हूं ना, प्रोबेबल मीनिंग है ये आपकी। अब ये तो अभी इतना ही नहीं है, जब आपको आगे इसको मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो पता नहीं क्या क्या मीनिंग निकल कर आएंगे, अपने आप आएंगे आप। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है ना, और आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा रीडिंग आती कैसे है। आज तो पहली क्लास है इसलिए मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले स्टार्ट ये करेंगे कि, क्योंकि 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, कि पहली बात तो इतने सारे आंसर मैं बता रहा हूँ तो बोलना क्या उस टाइम, तो क्या बोलेंगे। यहाँ पर हम एक तरफ तो मूर्ख भी बोल रहे हैं, एक तरफ हम इसको फेथ में बोल रहे हैं, एक तरफ हम इसको ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग है, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि ऊंचाइयां छू ली है इसने। ठीक है ना। तो सबसे पहले बोलना क्या है, तो आपको नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। दूसरा, ये रीडिंग आती कैसे है, ये भी आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ताकि 2 चीजें अगर आप क्लियर हो जाएगी ना दिमाग में शुरुआत में, फिर आपको ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, वो होगा क्या। ठीक है सर। रीडिंग आती कैसे है आपको सिखा देंगे कि रीडिंग आती कहाँ से है। ठीक है सर। चलो म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। अब नेक्स्ट कार्ड है हमारा द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन, द मैजिशियन का मतलब होता है, आप देखिए पहला नंबर था 0 नंबर का कार्ड, तो आपको बताया था मेजर अरकना की कार्ड की स्टार्टिंग होती है 0 से। अब कार्ड नंबर 2 है मैजिशियन कार्ड, मेजर अरकना का। ये मेजर अरकना के कार्ड चल रहे हैं, 22 कार्ड पढ़ रहे हैं पहले हम, उसके बाद माइनर कार्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर है, पहला नंबर का कार्ड है मैजिशियन, कार्ड का नंबर है पहला, लेकिन वैसे दूसरा कार्ड है मैजिशियन। मैजिशियन मतलब जादूगर, आपको पता है जादूगर। और 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य से, सन। और सूर्य की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, अपने डिसीजन खुद लेना, और कहीं ना कहीं यूनिक, ओरिजिनलिटी, ठीक है, पावर, कॉन्फिडेंस, ये सारी क्वालिटी सूर्य की होती हैं। और ये 1 नंबर जो है, 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है। जिसने थोड़ी भी न्यूमरोलॉजी जानते होंगे जो लोग, उनको पता है 1 नंबर सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। और सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंट खड़े होना। सूर्य इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस संसार में सूर्य ही एकमात्र सोर्स है एनर्जी का। इसका मतलब सारे टूल हैं उसके पास, इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है वो, कॉन्फिडेंट है, ओरिजिनल है। सूर्य बिल्कुल ओरिजिनल है, वो किसी की कॉपी नहीं करता, सभी प्लैनेट उससे एनर्जी ले रहे हैं, सूर्य इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो इसका मतलब है ये सारी क्वालिटी इस कार्ड के अंदर आएंगी। अभी मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो मेजर अरकना के कार्ड्स में भी हम नंबर्स लगा रहे हैं, लेकिन कुछ कार्ड में मैं नंबर यूज नहीं करूंगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है आगे बताएंगे। लेकिन जो माइनर अरकना के कार्ड्स हम 56 कार्ड पढ़ेंगे, उसमें प्योर न्यूमरोलॉजी लगती है। अब यहाँ पर न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं लगती कई बार, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेजर अरकना के कार्ड्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 21। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया, कुछ लोग इसको 1 से 22 कार्ड रीड करते हैं, तो इनकी सीक्वेंस बदल जाती है। कुछ लोगों ने जैसे द फूल कार्ड को हमने 0 रखा है, कुछ लोग उसको 1 मानते हैं, कुछ लोग इसको द फूल कार्ड को 22 कार्ड मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। तो आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि भाई सीक्वेंस है कौन सी बढ़िया। तो इसलिए इसमें न्यूमरोलॉजी का यूज होना मैक्सिमम कार्ड में होती है, लेकिन कुछ कार्ड में ऐसा है हम नहीं लगा पाते, वो रिसर्च का विषय, और वो भी हम लगाते हैं, कोई तो लगाता ही नहीं है आज तक किसी ने यूज नहीं की न्यूमरोलॉजी, हमने यूज की है सबसे पहले। ठीक है, तो जिसमें नहीं होगी मैं बता दूंगा भाई इसमें न्यूमरोलॉजी हमने यूज नहीं की। अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो 1 नंबर की सूर्य की क्वालिटी बताई, तो सूर्य की क्वालिटी सारी इस कार्ड के अंदर है। ये कार्ड मेरे लिए बहुत अच्छा है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। और क्यों है इसके रीजन बता देता हूं मैं। इकलौता ऐसा कार्ड है जिस कार्ड के अंदर सारे टूल है,
ये जो मैं आपको सेट बताए थे, ये जो तत्व मैंने बताए थे आपको, एलिमेंट जिसको बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, इनके जो सिंबल हैं पेंटाकल, कप्स, वांस एंड सोर्ड्स, वो ये टूल है आपके पास, एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है टूल। जिस तरह से जब ये वास्तु का सब्जेक्ट है, वैसे एलिमेंट, क्योंकि और मैं वास्तु ही पढ़ाता हूं, तो इसलिए कभी आना, वास्तु पढ़ेंगे तो पता लगे इन एलिमेंट के मतलब क्या होते हैं और ज्यादा डीपली। एलिमेंट क्या है? पूरा संसार 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, पूरा का पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है। हमारे यहाँ वास्तु के अंदर पहला एक प्रिंसिपल है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे पिंड में है, मतलब जिन 5 एलिमेंट से मेरा शरीर बना है, इन्हीं 5 एलिमेंट से पूरा संसार बना है। आपका जो शरीर बना है 5 एलिमेंट से बना है, और पूरा संसार भी 5 से बना है। कैसे? जो अर्थ एलिमेंट, मतलब मेरी बॉडी के अंदर जितना भी सॉलिड पार्ट है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, स्किन है, ये क्या है? ये अर्थ एलिमेंट है मेरी बॉडी का। नेक्स्ट एलिमेंट आता है वाटर एलिमेंट, तो जितनी ब्लड सर्कुलेशन मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट इज वाटर एलिमेंट ऑफ माय बॉडी। नेक्स्ट वन इज फायर। फायर इज व्हाट? जो एक तो आत्मा रूपी अग्नि, जो आत्मा है वो एक अग्नि का रूप है जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हम जिससे हम सर्वाइव कर रहे हैं। चलो वो तो किसी ने देखी नहीं देखी अलग बात है, लेकिन एक होता है जठराग्नि, ये सबको पता है, मेडिकल साइंस ही मानते हैं सबको, जिससे आपको भूख लगती है, आपका खाना पचाती है, वो जठराग्नि, जठर अग्नि, पेट की अग्नि, तो वो अग्नि। इस तरह से आपके बॉडी के अंदर बहुत तरह की अग्नि होती है, तो वो है आपकी बॉडी का फायर एलिमेंट। और एयर एलिमेंट है जो आप सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर एयर जा रही है, और आपको तो एक ही एयर पता है, आपकी बॉडी के अंदर 5 तरह की एयर होती है, कम से कम 5 तरह की एयर होती है बॉडी के अंदर आपकी। कभी आयुर्वेदा पढ़ना तो समझ में आएगा आपको। तो वो है हमारी बॉडी का एयर एलिमेंट। और लास्ट में होता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस मतलब जो खाली जगह है, पेट के अंदर खाली जगह होती है, हमारे लंग्स जो हम सांस लेते हैं ऊपर नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, दैट इज स्पेस। अंदर जगह है तभी तो आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये स्पेस एलिमेंट है। तो ये 5 एलिमेंट सबसे बड़े टूल हैं एनवायरमेंट के। पूरा ब्रह्मांड इससे बना है, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो इसका मतलब है ये नेचर की एनर्जी है, नेचर की टूल है 5, जिससे पूरा संसार क्रिएट हुआ है। और इस इंसान के पास हाँ जी, ये आपने अर्थ एलिमेंट क्या बताया था, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि वाटर तो ब्लड को कर रहा है, और फायर सॉलिड चीज आपकी बॉडी के अंदर क्या है? सॉलिड चीज, बोन्स, मसल्स, ओके इतना सॉलिड पार्ट है बॉडी का आपका, दैट इज अर्थ एलिमेंट, दैट इज अर्थ। ठीक, थैंक यू। आपके घर के अंदर आपका कहते हैं ना, घर संसार के बराबर है आपका। आपका घर भी 5 एलिमेंट से बना है। आपके घर में जितने भी ईंट पत्थर लगे हैं, सोफा सेट, जितने भी अलमारी, जितनी सॉलिड मटेरियल है, दैट इज अर्थ एलिमेंट ऑफ योर हाउस। आपके घर के अंदर जितना पानी है, पीने का पानी है, बोर पानी यूज करते हो, दैट इज वाटर एलिमेंट। यस। दूसरा है फायर। फायर मतलब जितनी सनलाइट आपके घर के अंदर आ रही है, जो आर्टिफिशियल लाइट मैंने ट्यूबलाइट जला रखी है, दैट इज फायर एलिमेंट इन माय हाउस। और तीसरा है एयर एलिमेंट, जो आप खिड़की दरवाजे खोलते हो जिससे हवा पास होती है, दैट इज एयर एलिमेंट। और उसके बाद है स्पेस, जो खाली जगह बसती है, जो सारा सामान रखने के बाद जो खाली जगह बसती है, दैट इज स्पेस एलिमेंट ऑफ योर हाउस। इसका पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है। इसका मतलब है नेचर की जो टूल है, नेचर के पास ये 5 एलिमेंट है उसके पास, ये नेचर के एलिमेंट है। और ये आपने नहीं बनाए हैं, ये नेचर ने हमें दिए हैं। आप कहते हो ना मकान मैंने बनाया है, मकान का आपने कहां से बना दिया? आपने एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, बस। आपने मकान नहीं बनाया। मकान किससे बना? ईंट पत्थर से। तो ईंट पत्थर क्या आपने बनाए हैं? ऑलरेडी मिट्टी से बनी है, मिट्टी से बनी है। ईंटें कहां से बनी है? मिट्टी से। मिट्टी क्या आपने बनाई है? पहले मिट्टी थी, मिट्टी को आपने एक सांचे में डालकर उसको पकाकर ईंट बना ली, तो उसकी शेप चेंज होगी। लोहा क्या आपने बनाया है? लोहा नेचर ने दिया है। आयरन आप नहीं क्रिएट कर सकते, आयरन को, मिट्टी को आप नहीं बना सकते, एयर को, हवा को आप नहीं बना सकते, ठीक है? तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंसान सोचता है कि मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमें नेचर देती है। नेचर ने हमें रॉ मटेरियल दिया है, उसके बाद हम उसको कन्वर्जन कर करके अपने मकान बना लिए। पानी क्या आपने बनाया है? पानी बना सकते हो क्या आप? नेचर ने दिया, ठीक है? तो सब कुछ नेचर देता है, यानी कि 5 एलिमेंट के 5 एलिमेंट नेचर ने हमें दिए हैं। और इस कार्ड के अंदर 5 एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट तो वही हैं, 5वां एलिमेंट तो स्पेस होता है, वो है। ये 4 एलिमेंट जिस जगह पाए जाते हैं वो है स्पेस एलिमेंट। तो इस कार्ड के अंदर 4 एलिमेंट हैं। कैसे? ये पेंटाकल पड़ा हुआ है इस कार्ड के अंदर। पेंटाकल मींस अर्थ एलिमेंट, कप मींस वाटर एलिमेंट, स्टिक है, ये एक स्टिक है, स्टिक मींस फायर एलिमेंट, और सोर्स मींस तलवार मतलब एयर एलिमेंट। तो एक ऐसा इंसान
जिसके पास पांचों एलिमेंट की पावर हो, तो सोचिए कितना बड़ी पावर है इसमें। पांचों एलिमेंट इसके पास है, पांचों एलिमेंट की शक्ति इसके पास है। तो ये मतलब, तो इसलिए बोला द मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है? जादूगर, कुछ भी कर सकता है, उसको बोले जादूगर। कबूतर से बिल्ली बना देगा, बिल्ली से कबूतर बना देगा, कबूतर से इंसान बना देता है। तो कुछ भी करने की पावर को हम जो बोलना जादूगर है। तो इस कार्ड के अंदर वही पावर है, ये इंसान कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो इसके पास चारों एलिमेंट की फोर्स है, इसके पास सारे टूल है इसके पास नेचर के। इसके बाद एक बना हुआ है इसके अंदर, देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, दैट इज कॉस्मिक लेमनिस्केट। इसको बोलते हैं कॉस्मिक लेमनिस्केट का सिंबल, या ईश्वरीय ऊर्जा बोल सकते हो, या इन्फिनिटी सिंबल बोल सकते हो आप इसको। तो ये क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे ना कार्ड को, तो इसमें से ऑरा निकल रही है, इसमें से ऑरा, जैसे व्हाइट थोड़ी निकलती है ना ऑरा, तो इसमें से ऑरा निकल रही है। जब इस कार्ड को एक्चुअल देखेंगे तो इसका मतलब ये डिवाइन सिंबल है। डिवाइन सिंबल की ब्लेसिंग इसके हेड पर है। तो सोचो, इसके बाद चारों टूल की पावर है इस कार्ड में, हेड के ऊपर डिवाइन का सिंबल है, तो ईश्वरीय ऊर्जा इसको प्राप्त है। दूसरा ये क्या कर रहा है, दो स्टिक इसके हाथ में, एक स्टिक इसके हाथ में, ये स्टिक एनिमेट है। ये देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक ऊर्जा निकल रही है, ट्रायंगल शेप है। देखो स्टिक को, यहाँ स्टिक को देखो, नीचे भी देखो, तो इसमें से ऊर्जा निकल रही है। ट्रायंगल शेप फायर एलिमेंट को जनरेट करता है, वो भी ट्रायंगल शेप होगी, वो फायर एलिमेंट को जनरेट करती है। ठीक, तो इसका मतलब है ये स्टिक जो है एनिमेट स्टिक है, और ऐसी स्टिक है इससे कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जैसे जादूगर के पास छड़ी होती है ना, कि छड़ी घुमाएगा कुछ भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसके बाद एक मैजिकल, एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपने एक पहली स्लाइड में जैसे पेंटिकल्स को मेटलिस्टिक बताया था कि मनी चीजें दिखाता है, मॉनेटरी चीजें दिखाता है। कप्स को वाटर से या इमोशन से बताया है। तो जैसे इस पिक्चर में भी वेंट्स और स्वार्ड्स मेरा छूट गया था कि वेंट्स फायर को कर रहा है, तो इट मींस फाइटिंग स्पिरिट। वॉन्ट्स मींस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, फायर तो से क्या एयर, करते हैं, किसी भी चीज को ओके, क्रिएट करना है तो आपको आग लगानी पड़ती है। खाने को खाने लायक बनाना है तो क्या क्रिएटिविटी, होगा, बिना आग के नहीं बनेगा, पकेगा खाना। किसी ओके। को एंड हाउ होल्ड अबाउट करना है, स्वॉर्ड्स के लिए क्या हो गया फिर? एयर, स्वॉर्ड से मतलब तलवार मतलब क्या होता है, काटना। नहीं तलवार का नहीं, काम क्या होता स्वॉर्ड्स का जो एयर एलिमेंट आ रहा है, है? तो फिर वो एयर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब कि फाइटिंग, कहीं पे मैंने वर्ड सुना था कि सिचुएशन से फाइट करना, वो किस में है? बता रहा सूट का मतलब क्या है, तलवार का मतलब क्या होता है, काटना। तलवार का मतलब ही काटना। तो यस। सूट के कार्ड स्ट्राइक, टेंशन, वायलेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, झगड़े। तलवार के कार्ड झगड़े को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और कई बार कार्ड पहले हो जाने दिया करो, बीच में बोलते हैं ना मेरा फ्लो रुक जाता है, क्योंकि मैं यहाँ देख के नहीं बोल रहा। ओके, सॉरी। कुछ आ रहा है तो फ्लो हो रहा है तो निकलता जाता है वो। तो कोशिश क्या करो, एक कार्ड हो जाए उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लो, तो आपके लिए इजी रहेगा। श्योर। अब क्योंकि मैं फ्लो है तो फ्लो है मेरे पास, मैं कुछ याद नहीं करता, मैं तो ऊपर से आ रहा है तो जा रहा है बस। अब यहाँ तो 10-5 चीजें लिखी है, मैं 20-25 चीज बता रहा हूँ, 40 चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या है, मैजिकल वॉन्ड्स है। तो ये क्रिएटिव फोर्स है इसके अंदर, इस पे एजेस बने हुए हैं। इसका मतलब एक जैसे जादूगर के पास छड़ी होती है, छड़ी घुमा के कुछ भी कर सकता है, तो यही पावर इसके पास भी है। इसने पहना हुआ है नीचे व्हाइट, प्योर व्हाइट ऊपर नीचे, तो इसका मतलब पीस लविंग इंसान है। लेकिन ऊपर क्या है, रेड कलर का गाउन पहना है, इसका मतलब है ये अंदर से पीस लविंग है, लेकिन इसमें पूरा दमखम है। रेड कलर इज गवर्न्ड बाय द मंगल, मार्स इज योर फिजिकल पावर, फिजिकल एनर्जी। तो ये दमखम वाला बंदा है ऊपर से, लेकिन वैसे पीस लविंग है। यहाँ पर भी देखिए व्हाइट कलर की इसने एक पहना हुआ है माथे पर, तो इसका दिमाग भी इसका शांत है। व्हाइट कलर, चंद्रमा, इमोशंस, धैर्य, पीस, ये सब कुछ है इसके पास, दिल में भी और दिमाग में भी। लेकिन ऊपर से इसने रेड कलर उड़ा हुआ है, इसका मतलब दमखम है, एनर्जी है इसके अंदर, पूरा एनर्जी से भरपूर इंसान है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान से कुछ चीजें बुलाकर आसमान से और नीचे कुछ कन्वर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर, अगर इसको मैं और दिखाऊंगा आपको, तो ऐसा लगता है ना ऊपर से कुछ क्रिएट, ईश्वर से मांग कर नीचे कुछ क्रिएट कर रहा है। तो मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, इसका मतलब इस कार्ड के अंदर बहुत कुछ है। ये कोई कार्ड कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। दूसरा, किसी भी कार्ड के अंदर जहां पर ज्यादातर वेजिटेशन आ जाए, है ना, फल फूल आ जाए, कुछ वनस्पति आ जाए, नेचर आ जाए, वो कार्ड हमेशा प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी को दिखाते हैं। ये दो वर्ड हमेशा याद रखना, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। नेचर से बढ़िया फर्टिलिटी कुछ भी नहीं है, नेचर से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कोई नहीं दे सकता आपको। तो इस कार्ड के अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए बेलें उगी हुई है ना, बेलें लटक रही हैं, वनस्पति लटक रही है,
कितने अच्छे सुंदर सुंदर फूल हो सकते हैं, कोई फल हो सकता है, ठीक है, अंगूर की बेल हो सकती है ये। यहाँ पर भी आप देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड से फूल है, वनस्पति है, कुछ फल हैं, उगे हुए हैं पूरे। तो ये हमेशा याद रखना, जिस कार्ड में वनस्पति नजर आ जाए, नेचर नजर आ जाए, इसका मतलब है वो कार्ड दो चीज हमेशा देगा, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी, ठीक है, ये दोनों कार्ड दो चीजें हमेशा देता है वो। तो इस कार्ड में क्या पूरा दमखम है, कुछ भी कर सकता है, कॉस्मिक लेमिनिस्केट है, ईश्वरीय ऊर्जा इसके पास है, सारे टूल इसके पास हैं। तो ये इंसान जादूगर है, बस ये कुछ भी कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछने आएगा तो यस, उसके पास इतनी पावर है, वो कुछ भी एक चीज से दूसरी चीज को बना सकता है। एक रुपए से 10 करोड़ बना सकता है, ठीक है, एक बिजनेस से हजारों बिजनेस क्रिएट कर सकता है, मतलब इतनी पावर है इस कार्ड के अंदर। तो ये कार्ड किस किस को रिप्रेजेंट करता है, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लीडरशिप। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, या पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या है, मतलब अगर कोई लीडर है बहुत बड़ा, उसके पास कोई पावर है, तो कुछ भी कर सकता है आपके एरिया में। मान लो कोई आपके एरिया का एमपी है, तो उसके पास पूरी पावर ना, अपने एरिया में कुछ भी काम करा सकता है, कहीं भी एडमिशन करा सकता है, किसी डिपार्टमेंट में कुछ काम कराना है, उसका सारी पावर है उस एरिया की। तो ये कॉर्पोरेट, यानी कि ये कार्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड को या पॉलिटिकल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। डिसीजन मेकर है ये कार्ड, मतलब इसमें ये नहीं है कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये कार्ड डिसीजन मेकिंग का कार्ड भी है, क्योंकि इसके पास सारे टूल है, अपने पूरे रिसोर्स का यूज कर नेचर का यूज कर ये कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और वो डिसीजन मेकिंग दी बेस्ट होगी। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, तो ये बंदा क्या एग्जीक्यूटिव है, इसमें कार्यकारी या शासनात्मक योग्यता है, जैसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव होना। एग्जीक्यूटिव वर्ड कहने में बड़ा इजी है, लेकिन इसके मतलब बड़े डीप मतलब है इसके एग्जीक्यूटिव होने के। एग्जीक्यूटिव मतलब आपको किसी भी तरह से काम कराना आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है। तो इसके पास सारे टूल है, सारे टूल का इस्तेमाल करते हुए ये कोई भी काम करा सकता है, इसमें हर तरह की एबिलिटी है। पावर, विल पावर एंड इच्छा शक्ति, इसके अंदर पावर है। पावर क्यों है, क्योंकि सारे टूल है, जिसके पास सारे रिसोर्स होंगे तो पावर एंड कॉन्फिडेंस तो अपना आ जाएगा इंसान के पास। और विल पावर, डिवाइन फोर्स इसके पास लगी हुई है, तो विल पावर यहां से आ गई, तो इसके पास विल पावर भी है और अपनी पावर भी है। स्किल्ड है, योग्यता है इसके पास। स्किल का मतलब है योग्यता तो अपना आ जाएगी, जब सारे टूल किसी के पास होंगे, सारे रिसोर्स हैं, तो स्किल तो अपना आ जाएगी इंसान के पास, तो ये स्किल का कार्ड है। मास्टरी, जैसे कहते हैं ना भाई ये तो मास्टर हो गया अपने काम में, तो मास्टरी है इसकी अपने काम के अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, ये बहुत आत्मविश्वास का कार्ड है। कॉन्शियस अवेयरनेस, चैतन्य जागरूकता का कार्ड है। एक तो होता है कॉन्शियस अवेयरनेस, एक होता है सबकॉन्शियस अवेयरनेस, तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस का कार्ड भी है। इसको पता है कि इसके बाद क्या कौन कौन से टूल है, ये क्या कर सकता है, इसको सब पता है अपने बारे में। कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का कार्ड है, एकाग्रता का कार्ड है, ठीक है। कॉन्फिडेंट का कार्ड है, देखिए इसका हेड देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ना नीचे है ना ऊपर है, तो कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल अपने बात पर अड़ा हुआ है, पक्का, इसको पता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये पावर का कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है। यस, स्मृति कौन था, ये उसने हैंड रेज किया था पीछे, आप पूछ सकते हैं प्लीज। जी सर, मैंने यही पूछना था, आप एक्चुअली कुछ बताने लगे थे कि ट्रायंगल अगर किसी भी कार्ड में दिखे दैट मींस फायर, बट वो मैम ने इंटरप्ट किया तो वो बीच में ही रह गया। ट्रायंगल नहीं, ये जो एजेस बने ना, ट्रायंगल शेप बनी है। ट्रायंगल शेप क्या ना, हर शेप कुछ कहती है। स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप रिप्रेजेंटेड बाय द अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप। इसी तरह से जो ट्रायंगल कोई भी शेप होगी, ट्रायंगल का मतलब है एजेस वाली चीजें, कोई भी एज वाली चीज है वो फायर एलिमेंट को जनरेट करती है। इसलिए आपने देखा होगा आपके घरों में फर्नीचर वो अच्छा होता है जिसके एजेस राउंड कर दिए जाते हैं। आप देखिएगा आपके घर में जो दीवारें जो होंगी, जो बिल्कुल कॉर्नर पर होंगी, उसको एज कर देते हैं थोड़ा सा। आपका फर्नीचर है उसको राउंड कर दिया जाता है, जहां पर एज है ना वहां थोड़ा राउंड कर देते हैं उसको, ताकि उसका फायर एलिमेंट ना लगे। फायर एलिमेंट क्या होता है, एक्सीडेंट कराता है ज्यादा, इसलिए कोना लग सकता है, तो इसलिए उसको एज कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं, ठीक है, ये मतलब है। थैंक यू सर। और कुछ पूछना है किसी ने? फिर ये क्या देखिए, कार्ड देखिए पीछे, एनवायरनमेंट देखिए कार्ड का सबसे पहले एनवायरनमेंट देखा करो। कार्ड का एनवायरनमेंट देखते हैं येलो कलर, तो येलो का है जुपिटर इज गुरु, तो इसका मतलब है गुरु या गुरु तत्व भी इसके अंदर है। जैसे गुरु होता है ना, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा, विजन, है ना, इन सबको देता है। जुपिटर इज द कारक ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टेड नॉर्म्स, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कह रहा है कि हर वो काम ये करेगा जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हो, क्योंकि जुपिटर इज द कारक ऑफ सोसाइटी,
सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। एक आईना होता है समाज का, गुरु, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटी इस कार्ड के अंदर है। इसमें गुरु की पावर भी है, एक्सपेंशन की पावर भी है, विजन भी है इस कार्ड का। तो ये सारी क्वालिटी आपको इस कार्ड के अंदर नजर आती है। कार्ड नंबर 3, लेकिन कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है 2। तो अब इसका नाम है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। द हाई प्रीस्ट का मतलब परम पुजारिनी, द हाई प्रीस्टेस कार्ड। कार्ड नंबर 3 भेजा रखना का, लेकिन कार्ड का नंबर है 2। द इनर जर्नी। अब इनर जर्नी क्यों बोला गया? अंतर यात्रा। अभी देखिए, पहली बात तो इस कार्ड के अंदर क्या नजर आता है, पहले तो नंबर 2 रिप्रेजेंट होता है मून को। जो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, दैट इज गवर्न बाय द मून। आपको आधा न्यूमरोलॉजी तो मैं टैरो में बना दूंगा, जितना लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं, इतनी न्यूमरोलॉजी आप मेरे से वैसे सीख जाओगे। तो नंबर 2 जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इज साइकिक, चंद्रमा इज इंट्यूटिव पावर। जो साइकिक एबिलिटी है, इंट्यूटिव पावर होती है, अंतर ज्ञान, अंतर मन, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये चंद्रमा को कोरिलेट करते हैं, चंद्रमा से गवर्न होते हैं। इस कार्ड के अंदर आप देखेंगे तो क्या देख पा रहे हो, एक ह्यूमन, एक फीमेल है, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो क्या मतलब है? पुजारिनी, परम पुजारिनी है, कोई फीमेल है, फीमेल एक बैठी हुई है। और इसके पहले देखो हेड पर क्या है? चंद्रमा, पूरा चंद्रमा, गोल, व्हाइट गोल क्या है? चंद्रमा। यहाँ पर भी इसका क्राउन देखेंगे तो ये भी क्या? हाफ चंद्रमा, और ये एक हाफ चंद्रमा, एक और हाफ चंद्रमा। तो 2 हाफ मून है, एक फुल मून है। तो यानी कि क्राउन जो है इसका मून का क्राउन है, पहली बात। तो इसका मतलब है कितने इमोशंस, कितनी इंट्यूटिव, कितनी साइकिक पावर इस कार्ड के अंदर है। क्योंकि चंद्रमा, फुल मून क्या दिखाएगा? साइकिक एबिलिटी, इंट्यूटिव एबिलिटी, इमोशंस, ये सब रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, इस ह्यूमन बॉडी का अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम बॉडी पार्ट इससे ढका हुआ है। अब देखिए, इसका या तो फेस नजर आ रहा है इतना, या फिर इसके एक हाथ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये स्टेबल है, और ये सामने की तरफ देख रही है, पहली बात। दूसरा, ये किसी एक ऐसी चेयर पे बैठी है जो बिल्कुल स्टेबल टाइप है। और पीछे क्या है? पीछे कितनी फर्टिलिटी दिखा रहा है कार्ड, फर्टिलिटी। ये देखिए, पोमीग्रेनेट, ये अनार कुछ टाइप लग रहा है। यहाँ पर कुछ वनस्पति उगी हुई है, कुछ फ्लावर्स उगे हुए हैं, है ना। तो क्या वनस्पति है? पूरी नेचर है। तो ये कार्ड क्या है? फर्टिलिटी। आपको बता दें, जहाँ भी नेचर नजर आ जाए, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी दिखाती है। यहाँ पर 2 पिलर नजर आ रहे हैं आपको, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, ठीक है। तो बी एंड जे, इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा क्या है, लेकिन ये मानिए ये नेगेटिव फोर्स है, ये पॉजिटिव फोर्स है। तो मतलब क्या है? इस कार्ड के अंदर बैलेंस भी है, नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक चंद्रमा और है, ये देखिए, हाफ मून, ये फुल मून, एक छोटा मून, ये छोटा मून, ये फुल मून, और एक मून और, ठीक है। यहाँ पर एक फुल मून और इस बंदे ने, इस फीमेल ने क्या कपड़े पहने हुए हैं? ब्लू कलर के। ब्लू कलर इज रिप्रेजेंट बाय द वाटर एलिमेंट, या आपके इमोशंस। वाटर एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर इमोशंस। तो ये कार्ड इमोशनल कार्ड भी है। तो ये कार्ड इमोशन से भरपूर है, नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस करके है। इस कार्ड के अंदर साइकिक एबिलिटी है, इंट्यूटिव एबिलिटी है, इस कार्ड के अंदर फर्टिलिटी है, ठीक है, इमोशंस है इस कार्ड के अंदर। तो ये सारी चीज नजर आती है। तो कार्ड क्या है? सीक्रेसी का कार्ड है। पहले सीक्रेसी कहां से आई? अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है इसको देख के कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसका हैंड का पोस्चर देखो आप, जैसे हम कुछ हाथ से छुपाते हैं ना, कई बार चीजों को कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं दिख रहा है इसका, ना पैर दिख रहे हैं, ना हाथ भी आधा अधूरा दिख रहा है, और फेस दिख रहा है। तो इसका मतलब पूरा अपने को ढका हुआ है इसने। तो इसका मतलब है ये सीक्रेट कुछ रख रही है अपने पास, या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करवाना चाह रही। तो ये सीक्रेसी का कार्ड हो सकता है। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? पहले कार्ड को या तो कंप्लीट हो जाने दिया करो, ज्यादा बेटर होता है। मतलब ये तरीका मर्जी आपकी है, देखो मुझे तो पढ़ाना है, लेकिन ऐसा है कि अगर कार्ड पूरा कंप्लीट कर लेता हूं मैं, उसके बाद कार्ड के बारे में आप पूछो मेरे से कुछ, ठीक है। कार्ड पहले कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है टैरो, TORA, तोरा, ठीक है। तोरा का मतलब मैंने आपको लिखा हुआ, क्या हो सकता है? तो हिब्रू सिस्टम में भी होता है तोरा का वर्ड हो, या डिवाइन लॉ हो सकता है, लिखा हुआ है, लेकिन तारो लिखा हुआ है, तोरा। यहाँ पर देखेंगे क्रिश्चियनिटी का सिंबल है ये, क्योंकि यूरोप से कार्ड आए हैं तो ये इसी तरह के सिंबल लगाएंगे, बनाएंगे ये। तो ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल है।
और ये क्रिस्टियनिटी का सिंबल जो है ये भी हमारा ओम का बिगड़ा हुआ रूप है, बता दो मैं आपको। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, मेरे को आप 8 बजे की बात कर लेना प्लीज। ठीक है, तो जो ये स्वास्तिक बनाते हैं या ये जो अपना क्रिश्चियनिटी का सिंबल होता है प्लस का, जीसस का सिंबल बनते हैं, ये भी हमारे जो स्वास्तिक है इसका बिगड़ा हुआ रूप है ये, बस ये मान के चलो। और ये स्वास्तिक का सिंबल ये भी बैलेंस को शो करता है। बैलेंस को कैसे शो करता है? ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज शिव, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज शक्ति। शिव एंड शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये बैलेंस है, ये शिव है, ये शक्ति है। अभी आगे चलेंगे, समझा दूंगा आपको। जिसने थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे, हमारे पास 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपके कुंडली के 12 खाने हैं, 12 भाव। उन 12 भाव में से 12 भाव को 3-3 भाव के 4 ग्रुप बनाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला जो त्रिकोण होता है धर्म त्रिकोण, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर से बनता है। वो कुंडली के जो भाव है ना 12, तो पहला 5वां और 9वां भाव जो मिलकर धर्म त्रिकोण बनता है। तो वो है ऊर्जा ऊपर की तरफ ट्रायंगल। अभी बना के दिखाता हूं मैं, आगे भी ये सिंबल नहीं तो काम आएगा। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह का सिंबल आपको गाड़ी के पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा। एक ट्रायंगल है जिसका सिरा ऊपर की तरफ है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल। तो ये कुंडली का पहला घर होता है, ये मतलब ये कुंडली का 5वां भाव, ये कुंडली का 9वां भाव। 12 खाने होते हैं ना, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ लो बस। अभी कोई कुंडली आएगी तब भी बता दूंगा आपको। एक ये ट्रायंगल है, इसका ये एज ऊपर की तरफ है। एक ट्रायंगल ऐसा होता है नीचे की तरफ, ये ट्रायंगल है शक्ति, ये इसको बोलते हैं शिव ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल है शक्ति। ये शिव ट्रायंगल, ये धर्म त्रिकोण है। ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, एज ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है, मतलब हमें अपलिफ्ट कराता है। और ये शक्ति यंत्र जो है, ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। नीचे वाला ट्रायंगल ये ऊर्जा में नीचे की तरफ लेके जाती है। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। आपने देखा होगा यहाँ मां लिखा होता है या ओम लिखा होता है, इसको बोलते हैं शिव शक्ति यंत्र। शिव जो ऊर्जा है हमें ऊपर की तरफ उठाती है, और शक्ति हमें मेंटलिज्म की तरफ या नीचे की तरफ धकेलती है। तो ये बैलेंस सिंबल भी है, शिव शक्ति यंत्र भी है। इसका मतलब यही है, ये है शिव, वर्टिकल लाइन शिव है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है शक्ति। तो शिव और शक्ति का मतलब होता है बैलेंस फोर्स, कि हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को बैलेंस रखना होता है, ये मतलब। ठीक है, तो ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो सीक्रेसी का कार्ड है ये, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके पास। तो अपने आपको जैसे सीक्रेट रखा हुआ है इसने, तो ये सीक्रेसी का कार्ड हो गया। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कुछ गुप्त सूचना उसके पास होती है। विजडम, प्रज्ञा है इसके पास। विजडम कहां से आया? मून से। ठीक है, और इस कार्ड में देखेंगे ज्यादातर ब्लू ज्यादा आ रहा है। ब्लू, ये देखिए पीछे ब्लू है सारा, इसने ब्लू पहना हुआ है सारा। ठीक है, तो ब्लू मतलब वाटर एलिमेंट, इमोशंस से भरपूर कार्ड है ये। तो हिडन और मिस्टिक नॉलेज, तो जितनी भी हिडन या मिस्टिक नॉलेज है वो चंद्रमा से आती है। जो हम जो चीज साइंस पढ़ रहे हैं टैरो, तो ये चंद्रमा से गवर्न है। आप आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि चंद्रमा से गवर्न हो रही है। साइकिक पावर चंद्रमा से आती है, तो मिस्टिक नॉलेज है इसमें। इंट्यूटिव या साइकिक एबिलिटी, तो इंट्यूटिव पावर भी है इसमें, साइकिक एबिलिटी भी है। कोई वैसे पूछने आ जाए आपके पास, जैसे आप लोग पूछते हैं मेरे से कि सर बताओ मैं टैरो सीख सकता नहीं सीख सकता, लेकिन वो तो मैं ज्योतिष से बताता हूँ। लेकिन अगर आपको ज्योतिष नहीं आता तो आप टैरो से बताएंगे। टैरो से कैसे बताएंगे? मान ले कार्ड अगर रीडिंग करिए, अपने 5-7 कार्ड निकाले, उसमें से अगर जिस भी कार्ड के अंदर चंद्रमा निकल कर आ गया, इसका मतलब है आप टैरो सीख सकते हो। क्योंकि चंद्रमा ये रीडिंग आती है मून से, क्योंकि इसमें साइकिक एबिलिटी काम करेगी आपकी। और साइकिक कहाँ से आती है? चंद्रमा से। इसका मतलब है कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं और किसी ने बोला भाई बताइए मैं टैरो बन सकता नहीं, या मैं किसी भी हीलिंग में जा सकता नहीं जा सकता, कोई भी हीलिंग करनी है आपने, तो उसके अंदर साइकिक पावर चाहिए। चंद्रमा का रोल सबसे बड़ा आता है। और नहीं भी है तो भी आता है, ज्योतिष करेंगे तो वहां भी आएगा।
तो आप कार्ड से रीडिंग कर रहे हो, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, जितनी भी आपने करनी है निकाले। अगर उसके अंदर चंद्रमा का कोई भी कार्ड आ गया तो इसका मतलब है आप वो रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पता है रिजर्व पर्सन है। रिजर्व पर्सन देखिए ऐसा लग रहा है अकेला बैठी है और सब चीज छुपाने की कोशिश कर रही है, शांत बैठी है, तो ये रिजर्व पर्सनालिटी भी है, तो ये रिजर्व पर्सन है। बिहाइंड द सीन इन्फ्लुएंस, तो पर्दे के पीछे के प्रभाव, मतलब चंद्रमा क्या करता है, सूर्य और चंद्रमा में ये फर्क है, सन क्या है, इनिशिएट करने वाला प्लैनेट है, एक्टिव, और मून क्या है, पैसिव, कोऑपरेटिव। रानी होती है ना, राजा क्या आगे रहता है, रानी हमेशा पर्दे के पीछे रहती है, तो ये कार्ड पर्दे के पीछे रहने का भी है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल देते चला जाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी शांत हो कि भी लगाएंगे कहाँ इन सब चीजों को। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, छोटा बच्चा आता है, वो बोलता है जी मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं कैमरे के आगे काम करूं, कैमरे के पीछे काम करूं, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो क्या मतलब है, बिहाइंड द सीन चंद्रमा है। चंद्रमा क्या पैसिव रह के काम करता है। यही अगर सन का कार्ड होता, सन क्या एक्टिव, वो आगे आगे काम करता है, सूर्य इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, सबसे आगे 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 काम करेगा। चंद्रमा क्या है, पीछे, पैसिव एनर्जी है। मून मदर, ठीक है, वो पैसिव एनर्जी, तो मतलब पर्दे के पीछे। तो हम बोलेंगे भाई कार्ड में ये बता रहे हैं कि आप बिहाइंड द सीन यानी कि कैमरे के पीछे रह के काम करो। बहुत सारे काम है कैमरे के पीछे भी, कैमरे के आगे कम काम है, कैमरे के पीछे सारे काम है, तो आप कैमरे के पीछे काम करो। पोटेंशियल है इसमें, मादा है, क्षमता है, क्योंकि फुल मून है। ये मैं जैसे आपको बताया कि भाई कौन काम कर सकता है अच्छा, जिसका चंद्रमा पूरा होगा, यानी कि जिसका पूर्णिमा का बर्थ है, वो बहुत अच्छी रीडिंग कर सकता है, उसकी साइकी बहुत अच्छी है, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, वो कॉन्फिडेंट होगा, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होगी। तो इसका मतलब ये क्या पोटेंशियल है इस कार्ड के अंदर, मेंटल पोटेंशियल है। ठीक है, अनकॉन्शियस अवेयरनेस, एक तो होती है कॉन्शियस अवेयरनेस। पहले वाले कार्ड में क्या थी, कॉन्शियस अवेयरनेस थी। कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब है उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे पता है भी मेरे पास सारे टूल हैं, ये है कॉन्शियस अवेयरनेस। और मुझे पता है मेरी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़िया है, मेरा चंद्रमा बहुत बढ़िया है, दैट इज अनकॉन्शियस अवेयरनेस। तो इसके पास अनकॉन्शियस अवेयरनेस भरपूर मात्रा में, तो इस तरह से आप कार्ड को बोल सकते हो। यस, आप बोलिए प्लीज। नहीं, मेरा क्वेश्चन बस ये था कि जैसे आपने मून के बारे में बताया है कि मून थोड़ा पैसिव तरीके से रहता है, लेकिन इसमें सबसे नीचे एक मून, हाफ मून बना है जो येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो तो कोई बात नहीं, इट यहाँ पर हाँ, इसमें जुपिटर भी आ गया ना, जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट होगी, एग्जैक्टली, येलो कलर जुपिटर। तो ये चंद्रमा बेशक आपको आधा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें विवेक है, ज्ञान भी है इस चंद्रमा के पास। ठीक है, बहुत सारे इमोशंस आ गए, चंद्रमा आ गया, साइकिक आ गई, लेकिन वो ज्ञान भी है इसके पास। ये डिप्रेस्ड मून नहीं है, अभी आपको दिखाए वो कार्ड आएंगे, वहां पर डिप्रेस्ड मून भी आएगा उस चंद्रमा में। वो चंद्रमा अच्छा नहीं है, अभी दिखाएंगे आप, लेकिन ये चंद्रमा अच्छा है क्योंकि येलो कलर हो गया। जुपिटर जिसके साथ मिलता है उसको अच्छा कर देता है। सर प्लीज ही क्लियरिफाई, नीचे में जो मून है, हाँ सर नीचे जो मून है वो ऐसा फील हो रहा है जैसे बीच से ब्रेक हो गया है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली आप कभी रीडिंग में, आपको पता ये चीज याद रखना, फिर आपको जब मैं बताऊंगा ना रीडिंग करते कैसे हैं, तो वहां पर काम आ सकता है कहीं आपके कि भाई मन कहीं ब्रेक हो रखा है या मन मूड आपका खराब है, आप यही बोल सकते हो। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना, अब एक वर्ड हो रह गया था, नॉन एक्शन। अभी देखिए नॉन एक्शन में है, नॉन एक्शन मतलब कुछ एक्शन ना करना। अब देखिए बंदी बिल्कुल बैठी है, तो पहले कोई इंसान बैठ जाता तो क्या है, बिल्कुल नॉन एक्शन में है, वो खड़ा है तो बिल्कुल एक्टिव है ना, बैठा है तो नॉन एक्टिव हो गया। तो ऊपर से हाथ पे हाथ रख के बैठना, एक कहावत है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठना, मतलब नॉन एक्टिव होना, बिल्कुल एक्शन नहीं करना। तो ये नॉन एक्शन का कार्ड भी मतलब इनएक्टिवनेस में। कोई अगर ये पूछ ले मेरे से कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं कुछ कर नहीं पा रहा जीवन में, तो ये कार्ड निकल कर आए तो मैं ये बोलूंगा जब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको उठकर काम करना पड़ेगा। काम आपके पास नहीं आएगा, आपको काम के पास जाना पड़ेगा, सिंपल। सर ये बी और जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स है। बी का मतलब बैजन और जे का मतलब जैशन। ये एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, इनकी स्पेलिंग क्या है वो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप या लिटरेचर भेजूंगा तब भेज दूंगा, लिखकर यहीं पर ही। सर ये पीछे जो आपने बैकग्राउंड का बताया था अभी, एक एक करके बोलेंगे। प्लीज बोलिए आप, प्लीज आप बोलो सर, आप बोलो। सर पीछे जो बैकग्राउंड है, जो आपने कहा था पोमेग्रेनेट से कोई फ्रूट लग रहा है, उसका क्या आपने बताया था, इसे जो पूरा वो पोमेग्रेनेट क्या होता है? पोमेग्रेनेट में कितने सारे बीज होते हैं, एक इकलौता ऐसा फल है जिसमें इतने सारे बीज हैं। हाँ जी,
ठीक है, तो इसका मतलब फर्टिलिटी दिखाता है वो। मतलब जो पूरा पीछे का बैकग्राउंड है, ग्रीनरी और लीव्स वगैरह नजर आ रही है वो सारा। ये प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी दिखाता है। अच्छा, येलो, हाँ, येलो कलर पॉजिटिविटी, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, इनको दिखाता है। ठीक है सर। और पीछे देखो कितना येलो है, ये देखो वाटर एलिमेंट है पीछे, ऐसा लग रहा है समुद्र है पीछे, ये देखो पानी पीछे का, ये आकाश है, ये पूरा क्या है, ब्लू कलर। पहली बात तो ब्लू कलर खुद वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर से जो पानी है ये वाटर एलिमेंट, ये भी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है ये कार्ड बहुत इमोशनल कार्ड है, लेकिन वो इमोशंस बैलेंस शेप में है, बैलेंस है। बैलेंस क्यों हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ बैलेंस किया हुआ है। शिव शक्ति यंत्र, ये बैलेंस है। यहाँ पर एक क्राउन है, यहाँ पर एक क्राउन है, ये भी बैलेंस है। पूरा चंद्रमा, ये भी बैलेंस है, खुद बैलेंस बैठी है ये लेडी। ये कार्ड इमोशनल बैलेंस का कार्ड है। यस सर। इमोशंस है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये मेल्स के लिए कार्ड आता है तो मतलब उनकी लाइफ में कोई लेडी है उससे रिलेटेड ही कार्ड है, या हम मेल को ही मतलब आप अगर उसने अपने लिए क्वेश्चन पूछा है तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सन इज फॉर एक्टिव ना, और मून फॉर पैसिव? यस, सन इज एक्टिव एनर्जी, मून इज पैसिव एनर्जी। ओके सर, अगर मदर से लगा लो मोस्टली केसेस में कि भाई फादर को क्या बोला गया, एक्टिव, मदर को क्या बोला, पैसिव एनर्जी। शिव शक्ति, शिव इज एक्टिव एनर्जी, शक्ति इज पैसिव एनर्जी। सन के लिए कौन सा कलर रहेगा फिर, जैसे अगर हमें सन की पावर दिखानी हो? ऑरेंज, ऑरेंज या येलोइश कलर, ये सारे कलर ऑरेंज इस तरह के उसके रहते हैं, क्या बोलते हैं अपना सन के कलर होते हैं। कलर भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी इसमें कुछ लिखा होगा ना रिवर्स कार्ड, वो छोड़ देना, अभी रिवर्स कार्ड मैं दूसरे ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। चलो आज इतना ही करते हैं, बस फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन आंसर कर लो आप, हमारे पास अभी 8-10 मिनट है, तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम उसके बाद। सर आप लर्निंग मटेरियल एक तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज ग्रुप पे, ताकि हम इसका प्रिंट आउट निकलवा पाए, और एक जो कार्ड्स हमें जहाँ से मंगाना है वो लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको ये दोनों चीजें भेज दूं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और अभी मैं ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में लिंक भेजूंगा आपके ग्रुप में, उस ग्रुप को लिंक क्लिक कर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी भेजनी है, जो मेल आईडी आपके यूट्यूब से कनेक्टेड हो, बस। ठीक है भाई, इतना कर देना। कल आपको वीडियो, आपको 12-1 बजे तक ये पूरी वीडियो आज जो हमने पढ़ा है, कल 1 बजे तक आपके पास उसी ग्रुप के अंदर लिंक आ जाएगा। सर इस वीडियो ये एक्टिव रहेगी ना, ये वीडियो मतलब लाइफ टाइम रहेगी, जब तक हम है या जब तक यूट्यूब है, इन दोनों में से किसी को एक नहीं होता तब तक ये एक्टिव रहेगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ भाई बच्चन, कैसा लगा भाई? सर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नाम ही सुना हुआ था इनका, तो साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये बच्चन ये कहता पता नहीं सर मैं सीख पाऊंगा, मुझे आएगी नहीं आएगी। मैंने कहा मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए जो ऐसा बोले तो सही एक बार गलती से कि मुझे आएगी नहीं आएगी, मैं तो फिर चैलेंज ले लेता हूँ, मैं सिखा। सर मैंने लाइफ में आपको बताया, मैंने पत्ते नहीं कभी खेले, प्लेइंग कार्ड्स शफल करने भी नहीं आते, तो मेरे को थोड़ा सा वैसा। कोई बात नहीं, तेरा मैं तो तेरे कुंडली देखकर समझ गया था, तेरा मून बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा तो सीख ही सकता है, बात ही खत्म। हमें इंसान नहीं चाहिए, हमें तो उसकी कुंडली चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इंसान झूठ बोल सकता है, कुंडली और डेट ऑफ बर्थ झूठ नहीं बोलती कभी। ठीक ना, इंसान मैनिपुलेट कर लेता है ना अपने आप को कि मैं हूँ क्या हूँ, बताता है कुछ है, दिखाता है कुछ है, लेकिन कुंडली और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बता देती है इंसान के बारे में। सर एक चीज पूछनी थी, मतलब आगे का क्वेश्चन होगा पर पूछ लेता हूँ अगर आप आंसर करना चाहोगे। जैसे आप कार्ड जब भी एक्सप्लेन करोगे सारा, अभी क्लासेस चलेंगे आगे, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इस कोर्स का पार्ट है कि कोई क्वेश्चन पूछने आ रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब कुछ है, कंप्लीट है यार। मतलब यहाँ देखिए, पहली बात तो ये मैं एक फैमिली का पार्ट है, मतलब हमारा एक परिवार बन गया है। पहले यहाँ तो गुरु शिष्य वाली कोई सी बात नहीं है, आप रिस्पेक्ट करेंगे, मोस्ट वेलकम है, लेकिन ऐसा मान सकते हो कि मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ और आप मेरे छोटे सदस्य हो, सारे उस तरह की फीलिंग आनी चाहिए आपको। पहली बात तो कोई लिमिट नहीं है मेरे, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा रखें जैसे मैंने कार्ड समझा दिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो, या मैंने आधे घंटे का सेशन ले लिया है, उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, रिलेवेंसी हो, इररिलेवेंसी हो, बच्चे वाला क्वेश्चन हो, बड़े वाला क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछ सकते हो आप, कोई लिमिटेशन नहीं मेरे यहाँ। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ
मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, आपने मेरा बर्थ चार्ट देखा था, उसमें आपने बोला था कि मेरा जो बर्थ है वो अमावस से एक दिन पहले है, राइट? तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, बट यू कैन लर्न, क्योंकि आपका लगन में शनि बैठा है तो वो भी ऑकल्ट साइंस को देखता है। ठीक है। बट व्हाट आई एम फीलिंग कि कल भी आपने जो कुछ बताया और जो आज आपने बताया, मतलब बहुत इजीली ग्रास्प कर पा रही हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि मतलब कि मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं, तो बहुत अभी इजीली ग्रास्प कर पा रही हूँ। अब ये आप साइकी को समझे नहीं अभी। ग्रास्प करना इज नॉट गवर्न बाय द मून, दैट इज गवर्न बाय द मरकरी, यानी कि आपकी इंटेंस पावर अच्छी है। साइकिक अभी मैं बताऊंगा ना कल रीडिंग आती कहां से है, तब आपको पता लगेगा। इंट्यूटिव पावर, इंट्यूशन, इंट्यूशन में थोड़ा सा आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। इंट्यूशन क्या आएगी जब रीडिंग कल का सेशन बड़ा मजेदार रहेगा, तब आपको पता लगेगा वो भी आप क्या समझाना चाह सिखाओगे? रहा था। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं, वो भी आप बताओगे कि इंट्यूटिव पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है? हाँ, सब बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सर मेरी हेलो। हाँ जी सर, मेरे टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है। कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा पता लग जाएगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजी बैठे हैं, मिस्टर वचन मल्होत्रा। ओके सर, इन्होंने लोशो में अच्छा कर रखा है। तो डेट ऑफ बर्थ में कैसे सेंड करूँ आपको? इनको वचन मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप वचन मल्होत्रा जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देना, ये आपको बता देंगे आपके बारे में। तो मैं कैसे कांटेक्ट करूं उनको? वचन जी हमारे ग्रुप में ही है हमारे साथ, आप नाम लिख ले, मैसेज डाल देना, वचन जी कौन है बताइए, वो हैंड रेज कर देंगे अपना वहां पर ग्रुप में, आप इनको भेज देना। सर मैं आपको नंबर दे दूंगा, मैंने अभी न्यूमरोलॉजी सीखी है सर, थोड़ा मजे ले रहे हैं मेरे से। नहीं मजे यार, मजेदार। आपने ताजा सीखा है तो याद रहेगा ना, आप समझो ताजा सीखा है तो एक होता है पैशन, होता है करना, काम करना। तो अच्छा है, इनके बारे में दो बात बता देना यार आप कैसी। नहीं सर, वो पैशन तो काफी जनरेट हो गया। पहले घर वाले कहते थे उठ जा, बहुत देर होगी, 10 घंटे हो गए, आप कहते हैं सो जा, पर रात को 3 बजे सो रहा हूँ आजकल, 2:30-3 बजे। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और ये देखिए मेरे उसमें अगर आपको चाहिए, वैसे मैं गैप देता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों की पेशेंस, बहुत हिम्मत है। मैं तो कहता हूँ आप लोगों की हिम्मत है जो 2-2 घंटे सुन लेते हो मुझे। मैं किसी भी सेशन में आज तक 2 घंटे नहीं बैठ पाया, मैं नहीं बैठ पाया, मुझे आधे घंटे बाद ब्रेक चाहिए होता है। मतलब मैं जब दूसरों को सुनता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो फिर मैं 3-3 घंटे बैठा के रख लेता हूँ। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि सर ब्रेक दे दिया करो 5 मिनट का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे तो पढ़ाने में कंटिन्यूस मजा आता है, तो मर्जी, चॉइस इज योर्स। मैं ब्रेक नहीं दूंगा जब तक अगर आप नहीं मांगेंगे तो। एक क्वेश्चन और था। नहीं सर, ब्रेक से कंटिन्यूटी खत्म होती है, प्लीज कंटिन्यू ही पढ़ाइएगा, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सर इसके प्रिंटेड नोट्स मिल सकते हैं सर? सर प्रिंटेड नोट्स नहीं होंगे, मैं तो आपको ये पीपीटी भेज दूंगा, आप प्रिंट करा लेना इसको। ओके, तो आप प्रिंट आपको कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ से पीपीटी मटेरियल आपको मिलेगा, कुछ और मटेरियल होगा वो वैसे भेजा जाएगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा और पूरी वीडियो पड़ेगी, ये हमने आपसे कमेंट किया वो आपको देंगे। हाँ जी आदित्य बोलना था आदित्य कुछ। सर मुझे पूछना था पूर्णिमा। सर मैंने राइडर वेट के कार्ड लिए हैं जिनका बोलो आदित्य, बोलो। तो सर इसमें जो कार्ड में अभी आपने जो पढ़ाया उसमें कलर मेरे ब्लू की जगह ग्रीन कलर्स हैं। हाँ। तो क्या ये डिफरेंट हो जाएगा? थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई बात नहीं, कुछ कैलकुलेशन डिफरेंट नहीं होना। कल का सेशन अटेंड करने के बाद आपके कुछ कलर डिफरेंट भी हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग कार्ड से नहीं आ रही है, आपको कल पता लगा रीडिंग आ कहां से रही है, ठीक है। थोड़े से कार्ड हो सकता है क्योंकि सबके कार्ड अलग अलग प्रिंटर से आ रहे हैं, तो थोड़े कलर वेरिएशन आ सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं जी, घबराने की बात नहीं। हाँ जी, और कोई? ओके सर, ओके। और किसी का कार्ड नहीं भी आया ना तो चिंता नहीं करना कि भी कार्ड है नहीं हम क्या करेंगे, कार्ड की भी जरूरत नहीं है आपको। जब आप रीडिंग कोर्स कर लेंगे उसके बाद कार्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर किसी ने मंगाने हैं तो मंगा के रख लो अभी बस। कौन से कार्ड मंगाने? अभी मैं दे दूंगा, राइडर वेट मंगाने आपने, और वो जो अच्छे कार्ड है ना वो मैं जो आप यूज करते हो ना, जैसे अभी इन्होंने कहा भी जैसे ब्लू कलर की बजाय ग्रीन आ गया, तो आप वैसे कोई नाम दो जिसमें ब्लू ही आए, ताकि आप जो पढ़ाओ तो वही बताऊंगा आपको, वही बताऊंगा। हाँ जी, उससे क्या हमें टेंशन दूर हो जाएगी ना, सेम कलर होगा तो। कोई नहीं यार, टेंशन करवा रहे। राजकुमार जी हमारे बीच में है। राजकुमार जी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? आज पहला दिन है हमारा। अच्छा है सर आपके साथ एक्सपीरियंस। वैसे 1-2 वेबिनार मैंने आपके अटेंड किए हैं। अच्छा। और मैंने वो संदीप सर से न्यूमरोलॉजी सीखी है। हाँ, चिंता ना करें, आपको पाइथागोरस सिखा के छोड़ेंगे हम, इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे पाइथागोरस पढ़ने के लिए। अभी आपको वो भी मैंने ज्वाइन करना है सर,
ये वास्तु वाला भी आपका हाँ जी, वो भी ज्वाइन कर रहा हूँ। देख लिया सर आपका नाम, राहुल सर ने लिखवा दिया था, बोला भाई ये हमारे मित्र हैं, तो मैंने कहा भाई आपसे पंगा कैसे ले सकते हैं, राहुल जी आवाज दें तो अभी सर सारा काम वैसे चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो टाइम था, मैंने कहा चलो नहीं बढ़िया बात है। देखो यही तो समझदारी होती है। आम इंसान है वो बैठ के रो रहा है, परेशान है, क्या करूं। समझदार आदमी क्या है, उसका यूटिलाइज कर रहा है, चाहे नॉलेज बढ़ा रहा है, यूटिलाइज तो कर रहे हो, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट तो कर रहे हो। तो समझदार इंसान टाइम वही होता है, आप उसको जीते कैसे हो, इट्स अप टू यू। ये आर्ट होती है। सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास कोरोना है इस टाइम, ठीक है, सब फाइनेंशियल क्रंच में है, लेकिन ये आपकी आर्ट है कि आप इस टाइम को कैसे जीते हो। दैट इज एन आर्ट, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात। सर एक वो जो कल मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था भी वो सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, वो चेक करके कब बताओगे? चलो बता दूंगा, कल कर लेना, कोई बात नहीं। कल सेशन में 5 मिनट पहले आ जाना, मैं बता दूंगा, ठीक है सर। वरना मैं सभी की कुंडली को बाद में लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट क्लास या उससे पहले सभी को बताने वाला हूँ किसका चंद्रमा अच्छा है, कब आपने रीडिंग करनी है, किस दिन नहीं करनी, उस दिन के कौन से घंटे में आप रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग दी बेस्ट जाएगी। सर न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से 4 बार 2 आ रहा है, बस तो बढ़िया है सर। पूछना क्या है, जिसके बाद इतने सारे इमोशंस हैं, इतना चंद्रमा लेके बैठे हो भाई, किसी का नहीं होगा तो आपसे दिलवाऊंगा मैं कि राजकुमार जी जरा यार किसी को भाई से एक दो इतने 4 चंद्रमा लेके बैठे तंगी करते हैं सर, इतने चंद्रमा तंगी करते हैं ना। कोई बात नहीं, देखिए कुछ तंग नहीं करता। फ्लोरेंस कैम्बल एक बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड का रिनॉन्ड फ्लोरेंस कैम्बल। वो क्या कहता है अपनी बुक के अंदर, वो कहता है नंबर हमें दे दिए जाते हैं, अब उसका यूज कैसे करते हैं इट्स अप टू यू। अब 2 नंबर आपके पास 4 बार है, आपको नंबर दे दिए, अब मर्जी आपकी, उनसे परेशान हो जाओ या उनका यूज कर लो, चॉइस इज योर्स। भाई कोई चीज एक्सेस में है आपके पास, मान ली पैसा बहुत एक्सेस में है, अब उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा, जब इंसान का पैसा बहुत ज्यादा आता है तो ऐप लग जाते हैं इंसान को, यही मतलब है ना। कोई भी चीज एक्सेस में होगी तो वो नुकसान देनी शुरू कर जाती है, तो दुनिया में बांटना शुरू करो, तो प्यार मत बांटो, इमोशंस बांटो, आप दुनिया के गम हल्के करो। इतने दुनिया लोग परेशान है, काउंसलिंग सेशन खोलो, आप जूम पर काउंसलिंग सेशन छोड़ दो ओपनली, फेसबुक पर लिखकर कि भाई जिस कोई परेशान है, किसी तकलीफ है तो मेरे से बात कर सकता है। इंसान के पास इंसान नहीं है बात करने के लिए, राजकुमार जी बता दूं, इंसान का इंसान नहीं है बात करने के लिए, आज ये हालत हो गई है। इंसान को अगर प्यार से 2 बात कर लेना तो आधी बीमारी वैसी दूर रहती है उसकी, हिम्मत दे दे कोई, तो इंसान है ही नहीं किसी के पास, तो आप ये कर सकते हो, 2 नंबर है आपके पास, यूज करो। तो मुझे आपने जो शिव और शक्ति वाला बताया था, ये थोड़ा सा मुझे पूछना था कि शिव के लिए तो आपने बताया कि कुंडली के जो 1/5 और 9th हाउस है वो शिव ट्रायंगल है, तो इनका शक्ति का कौन सा होता है, क्योंकि वो जस्ट 3-7 हो गया, फिर 3-7-11 ठीक है। ये होते हैं काम त्रिकोण, डिजायर, ये आपको नीचे कर देगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो जी, ओके जी, कल मिलते हैं। सर इसके साथ 1 मंथ बेसिक एस्ट्रो कोर्स भी था, इसका कोई बात नहीं, स्टार्ट होगा, वो दे देंगे, बता देंगे, रुक जाओगे। अरे एक उसका नाम बता देना, शुरू होगा तब बताएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कार्ड्स का नाम बता दो सर, वो मतलब मंगवा लें ऑनलाइन कोई। राइडर वेट टैरो डेक, ठीक है सर, इसी मतलब सेम आ जाएंगे आप? आ जाएंगे, बिल्कुल सेम आ जाएंगे। जिसका आप देख लेना, मैं कोशिश करूंगा मिल जाएगा तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको, नहीं तो जिसके अच्छे रिव्यूज आ रहे हो, जिसने बहुत सारे यूनिट बेच रखे हो, 2 ही चीज देखना आपने। मैंने अमेज़न से मंगवाया है डेक अपना, अच्छा है, आप मंगवा सकते हो। ठीक है, बस क्या कॉस्ट है मैडम? लिंक भेज दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा मैडम। क्या कॉस्ट है मैडम उसकी? सिर्फ 1500 के अराउंड आया है मेरा, तो अराउंड 1500। किसका था नाम बताएंगे जरा? बॉम्बे से था क्या, मतलब नाम क्या है? सर दिल्ली से दिखाया है वो, तो मतलब जो मैंने उसका ट्रांजिट में चेक किया था, दिल्ली से आया है कार्ड डेक जो है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं देख लूंगा। सर आप भी लिंक भेज दीजिएगा अगर आप। एक सेट मंगाए सर या 2 मंगाए? अभी एक मंगा लो, फिलहाल एक मंगा लो, अभी 2 की जरूरत नहीं, फिलहाल एक मंगा लो। जब प्रोफेशनली काम करोगे तब। सर मैंने एक क्वेश्चन और पूछना था कि जो जैसे किसी की रीडिंग करते हैं तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर भी आता है, जैसे कल आपने कहा था कि आप एक ब्रेसलेट देंगे। नहीं आता, लेकिन वैसे नहीं आता है। सक्षम रुजा क्लास में अभी आधे घंटे में कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो
वैसे नहीं आता मैडम, आप समझिए वैसे नहीं आता, लेकिन आप एक बात समझो, सक्षम क्लास में हूं मैं अभी, आधा पौन घंटा लगेगा, अभी बता दूंगा, मैं कर लूंगा। क्या होता है मैडम, जब आप दिन रात, आपके पास कौन आएंगे बताओ, परेशान लोग तो आएंगे, तभी तो आएंगे, या कोई हालचाल पूछने आएगा आपके? भाई दुख तकलीफ में लोग होंगे, वही आएंगे ना आपके पास कंसल्टेंसी के लिए। ठीक है, तो क्या होता है जब आप इन सब में डील करते हो ना कंसल्टेंसी में, मतलब इतनी सब बीमारी, सब परेशान, तो आप में खुद में नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, आपको ऐसा लगता है यार दुनिया परेशान है यहाँ। तो उससे बचने के लिए, अब ये तो है ऑनलाइन, लेकिन जब आप फिजिकली काम करते हो तो उसकी कुछ एनर्जी वहां ड्रेन आउट होती है। जब सामने कंसल्टेंसी दे रहे हो ना फिजिकल, तो हर इंसान परेशान है, उसका ऑरा बहुत डिस्टर्ब होता है उस टाइम। तो जब आप उसको हीलिंग कर रहे हो या उसको काउंसलिंग कर रहे हो, तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज होती है, वो वहीं छोड़ के जाता है आपके पास, तो वो हमारे पे इम्पैक्ट ना करे। तो उसके लिए हमें क्या होता है, अपने आप को एनर्जाइज रखना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पहनना चाहिए, क्रिस्टल्स का कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। तो हम आपको एक एनर्जाइज ब्रेसलेट दे रहे हैं, बहुत यूनिक है। वो ब्रेसलेट सफिशिएंट है सर? बस वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट, उसके बाद कुछ पहनने की जरूरत नहीं है आपको, सफिशिएंट है। और सर वो एरिया अराउंड, मतलब हमारे अलावा एरिया, वो घर होगा, रूम होगा? नहीं सर, वो आपके स्पेशल आपके लिए, बॉडी के लिए। वो एक तो आपको प्रोटेक्ट करता है एविल एनर्जी से इम्पैक्ट होने से, दूसरा एनर्जाइज भी करता है वो आपको। तो दोनों में एक जो क्रिस्टल है वो दोनों काम करता है। तो जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कर, क्योंकि मैं तो कहीं अब जानने नहीं वाला कि भाई उसको आपके डार्क पोस्ट में या वो, तो मेरे पास अपना एक अकाउंट है फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर, तो मैं उसमें काम नहीं करता, लेकिन मैं उस पर आप एक लिंक भेजूंगा आपको, बेशक मैं प्रोडक्ट वहाँ कुछ भी दिखाऊंगा, आप उसको क्लिक कर वहां से परचेज कर लेना 40-50 रुपए का, और मैं भेजूंगा आपको ये ब्रेसलेट उसके एवरेज में, ठीक है, ताकि मेरा कोरियर ऑर्डर समझ जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा, मेरे घर से सीधा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, लॉकडाउन खुल जाएगा फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, लॉकडाउन के बाद। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, कल मिलते हैं शार्प 6 o'clock, तो बी रेडी फॉर द मिरेकल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।